ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 141। इंस्पेक्टर मेन टीम इकट्ठा हो जाओ। बूढ़े लियू, क्या ये लोग कॉलेज प्रशासनिक विभाग से हैं? वान बाओले ने अपनी भौहों को सिकुड़ते हुए पूछा, क्योंकि उसने शिष्यों के समूह को अत्याचारियों की तरह घूमते हुए, दुकानों को लूटते हुए और दुकान के मालिकों को कायरतापूर्वक उनके अत्याचारों के आगे झुकते हुए देखा। ये बिल्कुल घृणित कॉलेज प्रशासनिक विभाग है, बूढ़े लियू ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में गुस्सा और उदासी साफ दिख रही थी, इसलिए उसके बगल में खड़े वान बाओले ने अपना गला साफ किया और अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ। हम जैसे कम सक्षम शिष्यों के लिए साधना करना पहले से ही मुश्किल है। इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होने के कारण हमने छोटे व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया, जो न केवल लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि हमें अपनी साधना के लिए कुछ स्पिरिट स्टोन भी कमाने की अनुमति देता है। क्या इसमें कोई बुराई है? बूढ़े लियू ने दयनीय और असहाय होकर पूछा। हम समय पर फीस भी देते हैं, लेकिन ये कॉलेज प्रशासनिक विभाग अभी भी हर कुछ दिनों में एक बार आता है, हर बार सब कुछ बर्बाद कर देता है। ये बहुत ज़्यादा है। वान बाओले ने अपनी नाक पर हाथ रखा और चुप हो गया। धार्मिक आयुध मंडप के नियमों के अनुसार बाजार में खाद्य और पेय बेचना ऊपरी अकादमी द्वीप के वातावरण और शैली के साथ टकराव करता था, इसलिए इसकी अनुमति नहीं थी। हालांकि इस मुद्दे को तार्किक रूप से देखने पर यह समझा जा सकता था कि वंचित शिष्यों ने इसका सहारा लिया था। वान बाओले ने अपने दिल में आह भरी और सांत्वना के कुछ शब्द कहना चाहा, जब कॉलेज प्रशासनिक विभाग के शिष्यों का समूह दुकान के सामने पहुंचा। तुरंत उनमें से 3 ने उस दुकान में कदम रखा जिसमें वान बाओले थे। जिस क्षण उन्होंने कदम रखा, एक लंबे चेहरे वाले युवक ने विज्ञापन बैनर को लात मारकर हटा दिया और जिस मेज पर नाश्ता रखा था उसे पलट दिया। अराजकता में बहुत सारे नाश्ते पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। वहां खड़े होकर और सब कुछ देखकर वान बाओले गंभीर हो गए। वरिष्ठ भाइयों, मैंने पहले ही फीस का भुगतान कर दिया है। कृपया मुझे कुछ छूट दें। मैं फिर से फीस भर दूंगा। क्या ये ठीक रहेगा? बूढ़े लियू ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए कायरता से पूछा, क्योंकि वह तुरंत चिंतित हो गया और आगे बढ़ गया। हालांकि उसने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। कनिष्ठ भाई लियू, हमने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ इस तरह का कचरा न बेचें। यहाँ हर कोई साधक है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मूर्ख खाने के लिए नाश्ता खरीदेगा? ये धार्मिक आयुध मंडप है और जो कुछ भी बेचा जाता है वह धार्मिक कलाकृतियाँ और कच्चा माल है। क्या नाश्ता बेचना उचित है? आप धार्मिक आयुध मंडप की छवि को बुरी तरह से खराब कर रहे हैं। लंबे चेहरे वाला युवक जिसने विज्ञापन बैनर को लात मारकर हटा दिया था, बूढ़े लियू की बातें सुनने के बाद ठंडे स्वर में बोला और उसकी ओर ठंडे भाव से देखने लगा। वान बाओले की भौहें सिकुड़ गईं, उसके दिल में नाखुशी भर गई जब उसने अपने बगल में रखे नाश्ते को देखा। मैं उन्हें दूर रख दूंगा। मैं उन्हें अभी दूर रख दूंगा। वरिष्ठ भाई, बूढ़ा लियू बेचैनी से बोला और नाश्ता उठाने के लिए नीचे झुका। बहुत देर हो चुकी है, वे सब जब्त कर लिए जाएंगे। जैसे ही उसने कहा, उसके पीछे कॉलेज प्रशासनिक विभाग के 2 शिष्य तुरंत दुकान में सभी वस्तुओं को जब्त करने के लिए तानाशाह की तरह आगे बढ़े। उसी समय अन्य दुकानों में भी वही दृश्य चल रहे थे। बूढ़ा लियू जैसे स्टोर मालिकों ने चाहे जितनी भी विनती की हो, ये व्यर्थ था। वान बाओले और भी गंभीर हो गया और अपनी भौहों को सिकुड़ते हुए उसने बोलना शुरू किया, क्योंकि वह अब चुपचाप नहीं देख सकता था। तुम जिस तरह से मामलों को संभालते हो वह बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे ही उसने कहा, दुकान में मौजूद तीनों लोग उसकी ओर देखने लगे। लंबे चेहरे वाले युवक ने वान बाओले को देखा और ये देखने के बाद कि उसने सिर्फ एक ग्रे दाववादी लबादा पहना हुआ है, उसने अपनी भौहें उठाईं, जमीन पर पड़े स्नैक्स के पैकेट पर जोर से पैर रखा और वान बाओले के सामने रखे स्नैक्स की ओर इशारा किया, जो उसने अभी अभी खरीदा था। ये सब भी जब्त किए जाने हैं, उसने घोषणा की और वान बाओले ने जो कुछ भी कहा था उसे सीधे खारिज करते हुए जाने के लिए मुड़ गया। कॉलेज प्रशासनिक विभाग के रवैये को देखते ही वान बाओले का गुस्सा तुरंत बढ़ गया। उसने अपने स्नैक्स पर अपना दाहिना हाथ रखा और दुखी होकर पूछा, आप किस आधार पर मेरे द्वारा खरीदे गए इन स्नैक्स को जब्त कर सकते हैं? लंबे चेहरे वाले युवक और कॉलेज प्रशासनिक विभाग के 2 शिष्यों ने भौहें सिकुड़ीं। लंबे चेहरे वाला युवक अधीर दिखाई दिया और वान बाओले को घूरने लगा। मुसीबत की तलाश में हो, भाग जाओ, यहाँ मेरे साथ सौदेबाजी मत करो। अगर तुम और परेशानी खड़ी करने की योजना बना रहे हो तो जाने के बारे में सोचना भी मत। वान बाओले की आंखों में एक ठंडी झलक उभरी जब उसने सुना। हालांकि उसका गुस्सा फूटा नहीं, बल्कि वह वहीं खड़ा रहा और शांति से बोला, चूंकि स्टोर के मालिकों ने पहले ही फीस का भुगतान कर दिया है, इसलिए आपके लिए निरीक्षण करना कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि आपके पहुंचते ही सब कुछ बर्बाद कर देना अनुचित है। अगर उन्होंने वास्तव में कोई अपराध किया है तो आप उन्हें सजा दे सकते हैं। आप उनकी वस्तुओं को जब्त करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लंबे चेहरे वाले युवक का चेहरा वान बाओले की बात सुनते ही तुरंत भयानक हो गया।
वान बाओले को आंकने के बाद वह अचानक हंसा और अपना सिर घुमाकर बाहर चिल्लाया, वरिष्ठ भाई सन, यहाँ कोई है जो हमारी जांच में बाधा डाल रहा है और कानून को बाधित कर रहा है। मुझे इससे कैसे निपटना चाहिए? उसके बोलने के लगभग तुरंत बाद स्टो से ठंडी हंसी सुनाई दी। कानून को बाधित कर रहे हो? जैसे ही हंसी की आवाज़ फैली, नीले रंग की ताओवादी पोशाक पहने एक आर्मामेंट शिष्य स्टो से निकला। वह लगभग 28 साल का लग रहा था, उसके चेहरे पर कुछ छाया थीं। वह बहुत ही अधिकारपूर्ण लग रहा था, खासकर कॉलेज प्रशासनिक विभाग के 5 शिष्यों के साथ जो उसके पीछे थे। जैसे ही वह बाहर निकला, कॉलेज प्रशासनिक विभाग के अन्य शिष्य भी उसके दल में शामिल हो गए। ये स्पष्ट था कि वह कॉलेज प्रशासनिक विभाग में काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति था। भले ही वह मुख्य टीम लीडर नहीं था, लेकिन वह मुख्य टीम लीडरों में से किसी एक के अधीन काम करने वाला दाहिना हाथ था। अब जब वह उस स्टो में गया जहां वान बाओले था, तो उसने वान बाओले को ठंडेपन से देखा। क्या हो रहा है? यह वान बाओले बोलने ही वाला था, लेकिन सन नाम के युवक ने उसे जाने दिया। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं। उसने तुरंत वान बाओले को बीच में रोका और लंबे चेहरे वाले युवक की ओर देखा। लंबे चेहरे वाला युवक जल्दी से आगे बढ़ा, उसने जो कुछ हुआ था उसे बड़ा चढ़ाकर बताया और फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ वान बाओले को देखा। वान बाओले मूल रूप से स्पष्टीकरण देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस विचार को छोड़ दिया। वह बस वहीं खड़े रहे, ये देखना चाहते थे कि आर्मामेंट शिष्य उपनाम संस्थिति को कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं। लंबे चेहरे वाले युवक की बात सुनने के बाद सन को तुरंत समझ में आ गया कि उनके सामने वाला मोटा आदमी काम में दखल दे रहा है। वान बाओले ने जो ग्रे दाववादी वस्त्र पहना हुआ था, उसे देखकर वह भावशून्य हो गया। अगर वान बाओले आर्मामेंट शिष्य होते तो कम से कम वह अपनी गरिमा को तो बचा लेते। हालांकि चूंकि वह केवल एक साधारण शिष्य था जिसे वह पहचान नहीं पाया, खासकर जब धार्मिक आर्मामेंट मंडप में एक से अधिक मोटे लोग थे, तो उन्होंने तुरंत उसे अनदेखा कर दिया और अहंकार से बोला, उसे पकड़ो। जिस क्षण उसने बात की, उसके बगल में खड़े कॉलेज प्रशासनिक विभाग के शिष्य तुरंत आगे बढ़ गए। दूसरों का नेतृत्व करते हुए सामने वाला लंबे चेहरे वाला युवक और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण था और उसने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अभी भी अपने आप में मस्त हो? वान बाओले ने अपना सिर हिलाया और हंसा। उसकी हंसी में ठंडक थी और जैसे ही शिष्य आगे बढ़े, उसने तेजी से और जोर से लात मारी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वान बाओले इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा और तुरंत ही प्रभाव की आवाज़ें उभरीं। लंबे चेहरे वाला युवक वान बाओले की ओर दौड़ा और दर्द से चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह शक्तिशाली लात से उड़ गया था। जब वह कुछ दूरी पर गिरा तो उसके हाथों ने उसकी जांघों को ढांक लिया और उसकी दर्दनाक चीखें और भी दयनीय थीं। तुमने जवाबी हमला करने की हिम्मत की। वान बाओले के आसपास के लोग गुस्से से दहाड़ने लगे और सन को जैसे ही अपनी उलझन से बाहर आया, वह तुरंत क्रोधित हो गया। वह हवा में उछला और सीधे वान बाओले पर हमला कर दिया। जवाबी हमला? मैं न केवल जवाबी हमला करने की योजना बना रहा हूं, बल्कि मैं तुम पर हमला करने की योजना बना रहा हूं। वान बाओले की आंखें घूर रही थीं और उसने अपना शरीर घुमाया। उसकी गति चौंकाने वाली थी क्योंकि वह पलक झपकते ही सन के सामने आ गया। जैसे ही सन वान बाओले की गति से चौंक गया, वान बाओले ने पहले ही उस पर जोरदार मुक्का मारते हुए हमला शुरू कर दिया था। एक जोरदार धमाके के साथ सन के मुंह से तुरंत खून बहने लगा। जब वह दर्द से चीखते हुए पीछे हटा तो वान बाओले ने गति पकड़ी और किसी और को हवा में मुक्का मारा। फिर वह कई कदम पीछे हटा और एक और व्यक्ति को हवा में लात मारी। जल्द ही हर जगह करुण चीखें सुनाई देने लगीं। कॉलेज प्रशासनिक विभाग के दसियों शिष्यों को हवा में उछाला जा रहा था। हर जगह उतरने के बाद वान बाओले सन के सामने आया और उसे एक बार फिर लात मारी। जब वह खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे जमीन पर दबाते हुए उसकी छाती पर पैर रखा, जिससे वह उठ नहीं पाया। कॉलेज प्रशासनिक विभाग के आसपास खड़े शिष्यों कांप उठे। वे वान बाओले को घूर रहे थे, उनका गुस्सा और सदमा अवर्णनीय था। उसी समय बाजार के भीतर मौजूद लोगों ने अपनी आंखों के सामने दृश्य को देखते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। उन सभी को आभास हो गया था कि कुछ गंभीर होने वाला है। ये कॉलेज प्रशासनिक विभाग है। ये धार्मिक आयुध मंडप का सबसे शक्तिशाली विभाग है। कौन उन्हें अपमानित करने की हिम्मत करेगा? वह मोटा आदमी जाना पहचाना लग रहा है। हालांकि कॉलेज प्रशासनिक विभाग के उन लोगों पर हमला करने के बाद वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। बूढ़ा लियू, जो दुकान में था, भी वान बाओले की वजह से घबरा गया और चिंतित हो गया। हालांकि इस तरह के मुद्दों पर उनकी कोई राय नहीं थी। वे केवल चिंता के साथ प्रतिक्रिया कर सकते थे और जैसे ही लोगों ने अपनी चर्चा जारी रखी, वान बाओले ने अपना सिर नीचे किया और अपने पैरों के नीचे सन को देखा। अब क्या मैं बोल सकता हूँ? यार, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम साहसी हो, लेकिन मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि क्या तुम तब भी इतने साहसी रहोगे जब कॉलेज प्रशासनिक विभाग से हमारा बैकअप बाद में आएगा? सन ने अपने होठों के कोने से लाल खून पोंछा और जमीन पर लेट गया, पीटा, और उसने वैन बाओले को क्रूरता से देखा, ठंडी हंसी हंसी।
कॉलेज प्रशासनिक विभाग के शिष्य पहले से ही अपने वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को सक्रिय कर रहे थे और कॉलेज प्रशासनिक विभाग से संपर्क कर रहे थे। इसके बाद जब वे सभी वांग बाओले की ओर देखते थे तो उनकी आंखों में शत्रुता और ठंडक का भाव था। जब कॉलेज प्रशासनिक विभाग के विशेषज्ञ बाद में आते थे तो उनके सामने मोटा आदमी डर जाता था और उन पर हमला करने का पछतावा करता था। यह विशेष रूप से लंबे चेहरे वाले युवक के लिए था जिसने अपने दांत पीस लिए और तीव्र क्रोध के साथ वांग बाओले को देखा। वांग बाओले ने अपनी बाहें उठाईं और अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को भी वापस लेने का फैसला किया। वह इसे खोलने ही वाला था कि सन, जिसने ये दृश्य देखा, तुरंत ठहाके लगाकर हंस पड़ा। मदद के लिए किसी को ढूंढना। यार, आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता तो मैं सन फैंग सन के नाम से जाना जाऊंगा। मुझे ठीक करोगे? वांग बाओले की आंखों में और भी ज्यादा ठंडक थी क्योंकि उसने वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को मुख्य टीम लीडर से संपर्क करने के लिए खोला था जिसने उसे पहले चेन यूटोंग तक पहुंचाया था। वरिष्ठ भाई जो, मैं अभी भी इंस्पेक्टर मुख्य टीम से परिचित नहीं हूं। कृपया इंस्पेक्टर मुख्य टीम को यह आदेश देने में मेरी मदद करें कि मैं चाहता हूं कि टीम के सभी शिष्य 5 मिनट के भीतर दक्षिणी रेंज मार्केट में इकट्ठा हों। वरिष्ठ भाई वांग, क्या हुआ? नीली शर्ट पहने साधक जो पेंगहाई अपने गुफा निवास में वांग बाओले के साथ मधुर संबंध बनाने के बारे में सोच रहे थे, तभी उन्हें वांग बाओले की आवाज़ सुनाई दी। वह आश्चर्यचकित थे और वांग बाओले ने जो कुछ भी उन्हें बताया उसे स्पष्ट रूप से सुनने के बाद वह चौंक गए और तुरंत वांग बाओले से मामले के बारे में पूछा। उन्होंने विनम्रता से उन्हें वरिष्ठ भाई वांग के रूप में संबोधित किया। ये स्पष्ट था कि वह लापरवाह नहीं होना चाहते थे। दक्षिणी रेंज मार्केट के भीतर वांग बाओले ने सन फैंग पर कदम रखा और वह शांत स्वर में आवाज संचरण रिंग में बोल रहे थे। कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। ये सिर्फ इतना है कि कॉलेज प्रशासनिक विभाग से सन फैंग नाम का कोई व्यक्ति मुझे धमका रहा है, दावा कर रहा है कि वह मुझे ठीक कर देगा, वांग बाओले ने कहा और सन फैंग की ओर देखा जो अभी भी फर्श पर पड़ा था, उपहास कर रहा था। वांग बाओले ने प्रसारण फंक्शन चालू नहीं किया था, इसलिए सन फैंग आवाज संचरण के माध्यम से उनके और जो पेंगहाई के बीच बातचीत सुनने में असमर्थ था। जब जो पेंगहाई ने वांग बाओले का जवाब सुना तो उसने गहरी सांस ली और जल्दी से खोजबीन की कि प्रवर्तन करने वाला कौन है। यह महसूस करने के बाद कि वह व्यक्ति उसकी टीम का नहीं है, उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसकी आंखें अचानक चमक उठीं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह उसके लिए एक अवसर था। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि पूरे मामले को ठीक से संभाला जाए और इसलिए उसने तुरंत इंस्पेक्टर मुख्य टीम से संपर्क किया। वह बहुत सख्त लग रहा था क्योंकि वह कॉलेज प्रशासनिक विभाग में एक उच्च पद पर था और चेन यूटोंग का दाहिना हाथ था। इसके अलावा इंस्पेक्टर मुख्य टीम ने अपने नवनियुक्त मुख्य टीम लीडर के बारे में भी सुना था। अब जो पेंगहाई के शब्दों को सुनने के बाद 30 पुरुषों की मजबूत इंस्पेक्टर मुख्य टीम ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जो पेंगहाई के साथ वे सीधे दक्षिणी रेंज मार्केट की ओर बढ़े। रास्ते में उसने मामले के बारे में सोचा और जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए अब प्रवर्तन करने वाली टीम के प्रभारी मुख्य टीम लीडर से संपर्क किया। ऐसा लग रहा था कि टीम लीडर धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत कर रहा था। तभी जो पेंगहाई ने शोधन विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली आवाज़ें सुनी। स्थिति को समझाने के बाद जो पेंगहाई ने उसे सांस लेते हुए सुना। उस व्यक्ति ने जाहिर तौर पर चेन यूटोंग से यह भी सुना था कि वांग बाओले संभवतः कॉलेज प्रशासनिक विभाग को संभालने वाले व्यक्ति होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जो, वह शापित सन फैंग, मैं अभी जाता हूँ। जब पूरा समूह सीधे दक्षिणी रेंज मार्केट की ओर बढ़ा तो सन फैंग, जो अभी भी वांग बाओले के पैरों के नीचे था, ने उसे आवाज़ें भेजते हुए देखा और थोड़ा घबरा गया। हालांकि उसने स्थिति को समझा और अभी भी महसूस किया कि कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए वह कृपालुता से हंसने लगा। यार, तुम वाकई एक अच्छे अभिनेता हो। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम इंस्पेक्टर मुख्य टीम से परिचित नहीं हो और तुम्हें अपने आदेश देने के लिए किसी की ज़रूरत है? तुम खुद को क्या समझते हो? सन फैंग ने वांग बाओले का मजाक उड़ाया। वह उस दिन अपने घर से जल्दी निकल गया था और उसे पता नहीं था कि वांग बाओले को मुख्य टीम लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर उसे खबर के बारे में पता नहीं था तो इसका मतलब था कि उसके आसपास के शिष्य और भी ज्यादा अनजान थे। आखिरकार वांग बाओले की नियुक्ति अभी हाल ही में हुई थी। नतीजतन लोगों का समूह हंसने लगा। उनकी हंसी वांग बाओले को देखते ही और भी ज्यादा मजाकिया हो गई। ये व्यक्ति दिलचस्प है, उसने अभी जिस तरह से बात की उससे ये सब इतना वास्तविक लग रहा था और लगभग मुझे धोखा दे गया। तो हमें उकसाने वाला व्यक्ति इतना प्रमुख व्यक्ति है ना? हाँ। कॉलेज प्रशासनिक विभाग के शिष्य सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनमें से लंबे चेहरे वाले युवक की हंसी सबसे तेज और सबसे ज्यादा अपमानजनक थी। जब वांग बाओले ने अपने आसपास के लोगों की बातें सुनी तो वह शांत दिख रहा था और उसने अपना सिर उठाया, आसमान की ओर देखा। वांग बाओले को कितना शांत देखकर सन फैंग थोड़ा संदिग्ध और हैरान हुआ।
हालांकि उसे अभी भी लगा कि उसे ऐसे मामलों से डरना नहीं चाहिए और उसने दांत पीसते हुए बोलना शुरू किया। चैप, मैं इंतज़ार करूंगा और देखूंगा कि क्या तुम सच में आज इंस्पेक्टर की मुख्य टीम से सभी को इकट्ठा कर सकते हो। अगर तुम, वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसकी आवाज़ संचारण रिंग जोर से कंपन करने लगी। ये देखते हुए कि यह उनका मुख्य टीम लीडर था जो उन्हें वॉयस ट्रांसमिशन भेज रहा था, सन फैंग क्षण भर के लिए हैरान हो गया। उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसके अंदर अविश्वास की भावना पैदा हो गई क्योंकि उसने जल्दी से अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग खोली। तुरंत वॉयस ट्रांसमिशन रिंग से गुस्से की एक धार फूट पड़ी जो उसके कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। सन फैंग, तुम बदमाश, बस तुम रुको, मैं तुम्हारे सभी पूर्वजों को चोट दूंगा। क्या तुम वांग बाओले को भड़काने के लिए अंधे हो? उसे तुरंत रिहा करो, तुरंत। मुख्य टीम लीडर की आवाज़ फूट पड़ी जिससे सन फैंग का पूरा शरीर कांप उठा। उसका दिमाग गूंज रहा था क्योंकि उसने अपने काम के वर्षों में कभी भी मुख्य टीम लीडर को इतना क्रोधित नहीं सुना था। उसकी सांसें बहुत तेज हो गईं और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि उसके दिमाग में भयावह लहरें टकरा रही थीं। वह अवाक रह गया। वांग बाओले ने अपने होंठ सिकुड़े और चुप रहा। हालांकि मुख्य टीम लीडर की आवाज़ गरजने जैसी तेज थी, लेकिन कुछ दूरी पर बैठे शिष्य, जो अभी भी अपने शब्दों और हंसी से वांग बाओले का अपमान कर रहे थे, उन्हें सुन नहीं पाए। ये देखकर कि उनके टीम लीडर को आवाज़ का प्रसारण मिल गया है, वे तुरंत उत्साहित हो गए। यह विशेष रूप से लंबे चेहरे वाले युवा के लिए था जो खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, वरिष्ठ भाई सन, क्या कॉलेज प्रशासनिक विभाग से हमारे लोग आ रहे हैं? हाँ हाँ दोस्त, मैं देखूंगा कि तुम बाद में भी इतने घमंडी हो सकते हो या नहीं। जैसे ही उसके चारों ओर की भीड़ उत्साहित हुई, सन फैंग का शरीर कांप उठा और उसकी गर्दन लाल हो गई। चुप रहो, तुम सब। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, सन फैंग पीला पड़ गया और उसने सावधानी से वांग बाओले को देखा। उसकी आंखों में सदमे और दुर्भाग्य की झलक दिखाई दी और उसने कांपती आवाज में वांग बाओले से पूछा, क्या तुम वांग बाओले हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? वांग बाओले ने शांति से कहा। हालांकि जैसे ही ये शब्द सन फैंग के कानों में पड़े, वे असंख्य गड़गड़ाहट की तरह थे जो जोर से फट रहे थे, जिससे वह छलनी की तरह कांप उठा और तुरंत ही भयानक रूप से सफ़ेद हो गया। वह आंसू बहाने के कगार पर था और उसके आसपास की भीड़ को भी एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनकी सांसें तेज हो गईं और अब वे कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जैसे ही वह बोलने के लिए तैयार हुआ, सन फैंग टूटने ही वाला था। हालांकि ठीक उसी क्षण दूर से सरसराहट की आवाज़ें आने लगीं। एक एक करके क्रूज़र आए, जिनकी संख्या 15 से ज़्यादा थी। पलक झपकते ही क्रूज़र पास आ गए और कॉलेज प्रशासनिक विभाग से दाववादी वस्त्र पहने दसियों शिष्य तुरंत उनसे कूद पड़े। उनमें से लगभग 9 आर्मामेंट शिष्य थे जो पास आते समय बेहद सख्त और गंभीर दिख रहे थे। उनमें से 4 आगे चल रहे थे, जो पेंगहाई और एक अन्य तगड़े युवक के अलावा, जो भयंकर भाव लिए हुए थे। 2 अन्य लोग बेहद सख्त दिख रहे थे और काले इंस्पेक्टर की पोशाक पहने हुए थे। एक नज़र में कोई भी देख सकता था कि वे इंस्पेक्टर मुख्य टीम के अधीनस्थ टीम लीडर थे। जिस क्षण वे लोग दिखाई दिए, आसपास खड़े लोग और कॉलेज प्रशासनिक विभाग के शिष्य तुरंत चौंक गए। सन फैंग और भी जोर से कांप उठा क्योंकि उसे तारे दिखाई देने लगे। हालांकि इनमें से कोई भी सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी। जिस बात ने वास्तव में उनके दिमाग में हलचल मचा दी, वह थी जब इंस्पेक्टर मुख्य टीम के 2 अधीनस्थ टीम लीडर और उसके पीछे 30 या इतने ही शिष्य दूसरों को पीछे छोड़कर वांग बाओले की ओर दौड़े। उन्हें देखते ही उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया, हालांकि वे उससे अभी अभी मिले थे। जब वे पास आए तो वे सभी घुटनों के बल बैठ गए और मुट्ठी बांधकर वांग बाओले का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। उनके शब्द बेहद औपचारिक और विनम्र थे। नमस्कार, मुख्य टीम लीडर। जब वे बोले तो सन फैंग को तारे दिखाई देने लगे। वह दयनीय ढंग से चिल्लाया और बेहोश हो गया और उसके आसपास मौजूद उसके अधीनस्थ सभी आश्चर्य से अभिभूत हो गए। उनके दिमाग में गतिविधि के साथ शोरगुल मच गया। वे अवाक रह गए और अत्यधिक सदमे में हौंफने लगे। मुख्य टीम लीडर, क्या वह वास्तव में इंस्पेक्टर मुख्य टीम का मुख्य टीम लीडर है? हे भगवान, ये कैसे संभव है? सभी में से लंबे चेहरे वाले युवक को सबसे बड़ा झटका लगा। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह पूरी तरह से चकित था क्योंकि वह डर और अविश्वास में लड़खड़ा रहा था। वांग बाओले ने धीरे धीरे सांस ली। जो कुछ भी हुआ था उसने उसे थोड़ा विचलित कर दिया था। वास्तव में वह इस भावना से परिचित था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जब वह लोअर अकेडमी द्वीप पर हेड प्रीफेक्ट था। हालांकि जब उसे अपर अकेडमी द्वीप में प्रवेश मिला तो उसने ऊपर की ओर बढ़ने के बावजूद जो शक्ति उसके पास पहले थी उसे खो दिया था। अभी तक उसे अधिकार वापस नहीं मिला था। अनिवार्य रूप से उसे अपनी सांस को पकड़ने के लिए एक पल की आवश्यकता थी, लेकिन जल्दी ही अप्रचितता से उबर गया। उसने अपना पैर उठाया और शांति से बोला, उन सभी को ले जाओ। जैसे ही उसने कहा, उसके चारों ओर मौजूद निरीक्षकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। वे तुरंत फैल गए, सन फैंग और उसके सभी अधीनस्थों को पकड़ लिया।
पकड़े गए सभी लोग डर में डूबे हुए थे और उनके दिलों में कड़वाहट थी, खासकर लंबे चेहरे वाला युवक जो आतंक से कांप रहा था। उसी समय सन फैंग को भी होश आ गया, लेकिन जब उसने सोचा कि क्या हुआ था तो वह फिर से बेहोश हो गया। जब इंस्पेक्टर मुख्य टीम के इंस्पेक्टर सन फैंग और कंपनी को ले गए तो जो पेंगहाई और उसके बगल में मौजूद युवक वांग बाओले के पास उनका अभिवादन करने के लिए पहुंचे। जो पेंगहाई द्वारा परिचय के बाद वांग बाओले को पता चला कि वह युवक उस शाखा टीम का प्रभारी मुख्य टीम लीडर था जिससे सन फैंग संबंधित था, और उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। युवक फूट फूट कर हंसा और एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद वांग बाओले ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। जल्द ही तीनों दिल खोलकर बातें करने लगे, जिससे युवक को राहत की लहर आई। कुछ ही देर में जैसे ही आसमान काला पड़ने लगा, दोनों ने विदाई ली और वांग बाओले को छोड़ दिया। बाजार में दुकान मालिकों का अभिवादन करने के बाद वांग बाओले ने अपने द्वारा खरीदे गए स्नैक्स उठाए। स्टोर के मालिक ओल्ड लियू ज्यादा संयमित लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से कृतज्ञता साफ झलक रही थी। इससे वांग बाओले बहुत खुश हुए और बिना कुछ कहे ही चले गए। वांग बाओले चले गए और जब वे अंततः नजरों से ओझल हो गए तो पूरा बाजार शोरगुल से भर गया। जब वांग बाओले आसपास थे तो किसी ने कोई टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन वांग बाओले के जाने के बाद ओल्ड लियू सहित शिष्यों ने बहुत जोश के साथ चर्चा करना शुरू कर दिया। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने वास्तव में कल्पना भी नहीं की होगी। ये बताना मुश्किल है कि यह साधारण दिखने वाला मोटा आदमी वास्तव में इंस्पेक्टर मुख्य टीम का मुख्य टीम लीडर था। वह कॉलेज प्रशासनिक विभाग का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। वांग बाओले, मुझे अब याद आया, वह 8 इंच की स्पिरिट रूट वाला एक ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ है जिसने स्पिरिट ब्रीथ विलेज में अपने अनुभव के दौरान दाओ कॉलेज में बहुत योगदान दिया था। ये वही है, ये वांग बाओले है जिसकी कुछ समय पहले स्पिरिट इंट्रानेट पर बदनामी हुई थी। मैंने सुना है कि वह लोअर अकेडमी द्वीप के धार्मिक आयुध संकाय का एकमात्र हेड प्रीफेक्ट था, एक ऐसा पद जो पहले कभी नहीं रहा। लोगों की चर्चाओं के बीच वांग बाओले क्रूजर पर बैठ गया और अपने गुफा निवास की ओर बढ़ गया। वह विचारों से भरा हुआ था क्योंकि उसे अपने पिता द्वारा कहे गए कुछ शब्द याद आ रहे थे। यदि आप धमकाए नहीं जाना चाहते हैं तो आपको शीर्ष पर होना चाहिए। उस विचार के साथ फेडरेशन के अध्यक्ष बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए वांग बाओले का दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया। मैं इतने सालों में उच्च अधिकारियों की आत्मकथाएं पढ़ने में जो समय लगाया है उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। जल्दी या बाद में फेडरेशन से सबसे पतला, सबसे सुंदर वांग बाओले निश्चित रूप से। वांग बाओले ने गर्व से अपना सिर उठाया और शपथ लेने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में उत्साहित ध्वनि की लहर गूंजी, जो तेज होती जा रही थी जैसे कि वह उसके पास आ रही हो। ये परिचित लगता है। वांग बाओले उलझन में था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, आसमान में जोरदार धमाका हुआ। वह जिस क्रूजर पर था उसे अचानक जोरदार झटका लगा, जिससे वह सीधे जमीन पर आ गिरा। क्या हो रहा है? वांग बाओले दयनीय रूप से चिल्लाया। उसे बस इतना ही महसूस हो रहा था कि उसकी दुनिया गोल गोल घूम रही थी। जैसे ही वह चिल्लाया, उसने देखा कि आसमान में एक विशालकाय डायमंड ऐप है। डायमंड ऐप उत्साहित दिख रहा था, उसने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटते हुए और अपने दांत पीसते हुए उसने ऐसी आवाजें निकाली जैसे कि वह वांग बाओले का मजाक उड़ा रहा हो। यह आवाजें बेहद परेशान करने वाली थीं, वांग बाओले की अपार क्षमताओं के बराबर, क्योंकि यह सभी दिशाओं में फैल रही थी। ये फिर से तुम हो? वांग बाओले फिर से निराश हो गया जब उसने क्रूजर को फिर से स्थिर करने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसे नहीं पता था कि उसे इस डायमंड ऐप से कोई विशेष लगाव था या नहीं, क्योंकि ये दूसरी बार था जब वह उससे टकराया था। ये स्पष्ट था कि डायमंड ऐप के चेहरे के भाव के आधार पर उसने वांग बाओले के क्रूजर को पहचान लिया था। मैं ऊंची बादलों की परतों में नहीं उड़ा, लेकिन इस बालों वाले बंदर ने फिर भी मुझ पर हमला किया। क्या वह मुझे इसलिए धमका रहा है क्योंकि मैं अच्छा हूं? वांग बाओले गुस्से में था, इस तरह के मुद्दे को टालना नहीं चाहता था। हालांकि जब उसने डायमंड ऐप के मजबूत समर्थन और साधना के स्तर के बारे में सोचा, मैं इसे सहन करूंगा। वांग बाओले ने अपने दांत पीसते हुए अपने क्रूजर को छिपाने से पहले उसे बाहर निकालने की योजना बनाई। उसने सोचा कि वह डायमंड ऐप को कैसे भड़का सकता है और शायद डायमंड ऐप क्रूजर को उसकी नज़र से हटाने के बाद उस पर और हमला करने की हिम्मत न करे। हालांकि इससे पहले कि वह क्रूजर से उतर पाता, अपने चमकदार सफ़ेद दांतों और तिरस्कार भरी नज़रों के साथ जाहिर तौर पर अनुभवी डायमंड ऐप अचानक वांग बाओले के क्रूजर की ओर बढ़ा और उसे एक बार फिर जोर से थप्पड़ मारा। एक जोरदार धमाके के साथ वांग बाओले दयनीय रूप से चिल्लाया क्योंकि उसका क्रूजर एक गेंद की तरह उछल गया था। पहले की तरह क्रूजर हवा में उछल गया, कई चक्कर लगाने के बाद उसे बलपूर्वक स्थिर किया गया। वांग बाओले का गुस्सा उबलने लगा, लेकिन जब उसे दूसरों द्वारा दी गई सलाह याद आई कि बंदर को कभी डांटा नहीं जाना चाहिए, तो उसने इसे निगलने की योजना बनाई। हालांकि उसने देखा कि बंदर अपने शरीर को आक्रामक मुद्रा में मोड़ना जारी रखता है, अपने नितंबों को हिलाता है और उस पर अपने दांत दिखाता है।
इसने तुरंत वान बाओले के दिमाग में कुछ हलचल मचा दी। वह अब और सहन नहीं कर सका और क्रूजर का कवर खोला, खड़ा हुआ और डायमंड एप पर इशारा करते हुए चिल्लाया, तुम बालों वाले बंदर, परेशान करने वाले, बीमार बंदर, तुम एक बदमाश हो, भाड़ में जाओ। क्या तुम मेरे सच्चे सांस क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद मेरा इंतजार करने और मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? अगर तुम हिम्मत नहीं करोगे तो तुम मेरे बेटे हो, तुम द्वेष रखते हो। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो किसी और से बेहतर द्वेष को याद रखता है। हमारे बीच इस मामले का कोई अंत नहीं है। जब वान बाओले अपना क्रोध प्रकट कर रहा था तो उसने यह नहीं सोचा कि अगर उसका बेटा वास्तव में बंदर होता तो इसका क्या मतलब होता। अब उसकी ऊंची आवाज फैलने लगी। अपर अकेडमी द्वीप पर विभिन्न मंडपों के शिष्यों ने डायमंड एप और वान बाओले के बीच आदान प्रदान देखा। वे मूल रूप से केवल शो देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वान बाओले की आवाज़ सुनी तो उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। क्या ये कोई नौसिखिया है? हे भगवान, उसने वास्तव में डायमंड एप को डांटने की हिम्मत की। हमें भागना होगा। क्या वह नहीं जानता कि एक बार डायमंड एप को बुरा लगने पर उसे अपनी गलती याद आ जाएगी और इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि वह 3 बार उसके द्वारा खेला जाए। हालांकि यह अधिकतम 3 बार ही होगा। अगर वह इसे सहन कर लेता तो ये बीत जाता। उसके बाद बीस्ट टेमिंग पवेलियन मुआवजा देगा। मुसीबत आने वाली है। चारों ओर खड़े विभिन्न मंडपों के शिष्यों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वे तुरंत पीछे हट गए, मानो वे इस जगह से जितना दूर होंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। डायमंड एप अपनी छाती पीट रहा था और हवा में अपने दांत दिखा रहा था। जब उसने वान बाओले को डांटते सुना तो वह कांपने लगा और आखिरकार उसने अपने दांत दिखाना और अपनी छाती पीटना बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं, क्योंकि वह अचानक वान बाओले पर गुस्से से दहाड़ने लगा। दहाड़ बहरा कर देने वाली थी जो तुरंत सभी दिशाओं में फैल गई। जैसे जैसे आवाज़ फैलती गई, भाग रहे शिष्यों को लगा कि उनके सिर फटने वाले हैं। उन्होंने गति पकड़ी और उनमें से कुछ ने अपने क्रूज़र भी वापस ले लिए। अराजकता आने वाली है, भागो, डायमंड एप अपना क्रोध प्रकट करने वाला है। जैसे ही वे सदमे में भागे, लेविटेटिंग माउंटेन से भी चीखें निकलीं, जहां बीस्ट टेमिंग पवेलियन स्थित था। बीस्ट टेमिंग पवेलियन के कई शिष्यों में भगदड़ मच गई। उन्होंने तुरंत अपने मुखौटे वापस लिए और उन्हें सबसे तेज गति से पहना। इसके बावजूद कुछ अभी भी चिंतित थे, क्योंकि वे जल्दी से एक सुरक्षात्मक कक्ष की तलाश कर रहे थे। उसी समय डायमंड एप के गुस्से और उत्तेजित चीख के कारण वान बाओले को झटका लगा। उसने महसूस किया कि तेज हवाएं उस पर चल रही थीं और डायमंड एप पलक झपकते ही बेहद क्रूर हो गया। क्या ऐसा होने की ज़रूरत है? मैंने तुम्हें सिर्फ डांटा है, मारा नहीं है। तुम्हारा अहंकार कितना कमज़ोर है। वान बाओले के चेहरे के भाव ने उसके आश्चर्य को प्रकट किया और वह कार्रवाई करने ही वाला था कि अचानक हवा में मौजूद डायमंड एप ने पलटकर अपनी पीठ वान बाओले की ओर कर ली और गुस्से से उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को नियंत्रित करने और संयमित करने की बहुत कोशिश कर रहा था। मैं यही कह रहा हूँ, यह आदमी समझदार है। आखिर जो कुछ हुआ था उसे देखकर वान बाओले ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि उसे डायमंड एप को और भड़काना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव उससे ज्यादा क्रूर था। इसलिए उसने अपने क्रूजर को नियंत्रित किया और अपने गुफा निवास की दिशा में भाग गया, जबकि डायमंड एप अभी भी उसकी ओर पीठ करके खड़ा था। हालांकि जैसे ही वान बाओले ने अपने क्रूजर को दूर भगाया, डायमंड एप जो उसकी ओर पीठ करके खड़ा था, उसने अचानक गहरी सांस ली। उसकी सांस से निकलने वाला चूषण बल बहुत तेज था, ऐसा कि उसके सामने आसमान में एक बवंडर दिखाई दिया। लेविटेटिंग माउंटेन पर उगने वाली वनस्पति और दूसरे पौधे भी एक कोण पर खींच रहे थे। डायमंड एप ने धीरे से अपने नितंबों को ऊपर उठाया और गहरी सांस ली। वान बाओले, जो तेजी से भाग रहा था, कुछ पल के लिए सदमे से जम गया जब उसने देखा कि क्या हो रहा है। अचंभित होकर वह अपनी आंखें चौड़ी करके देखता रहा। क्या हो रहा है? जैसे ही वान बाओले ने अपना मुंह खोला, डायमंड एप ने अपने नितंबों को और ऊपर उठाया और अपने पेट को पूरी तरह से भरने के लिए पर्याप्त हवा अंदर ली। पलक झपकते ही उसने अपनी मांसपेशियों को जोर से सिकुड़ा और एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। जैसे ही यह आवाज निकली, पारदर्शी कोहरे का एक बादल फैल गया, जो एक अदृश्य लहर की तरह सीधे वान बाओले की ओर लुढ़क गया। वान बाओले के दिमाग में तुरंत हलचल मच गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह अत्यधिक सम्मानित डायमंड एप वास्तव में डांट खाने के बाद अपनी पाद उसकी ओर निर्देशित करेगा। यह वान बाओले तुरंत किनारे पर आ गया, क्योंकि उसने इससे बचने की कोशिश की। घटनाओं की पूरी श्रृंखला वान बाओले द्वारा डायमंड एप को डांटने से लेकर उसके सबसे भयानक प्रतिशोध को उजागर करने तक पलक झपकते ही घटित हुई। जैसे ही वान बाओले कांपने लगा और सदमे से पागल हो गया, पेट फूलना पहले से ही उसकी ओर लुढ़क रहा था, जिसने तुरंत वान बाओले और उसके क्रूजर को अपने में समाहित कर लिया। कोहरा एक अनोखी शक्ति को घेरे हुए लग रहा था। कोहरे के प्रवेश करते ही क्रूजर में कुछ समय के लिए खराबी आ गई और कोहरे को प्रवेश करने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। ये पूरे केबिन में फैल गया और इसे सूंघने के बाद वान बाओले दुखद रूप से चिल्लाया।
ये निश्चित रूप से फॉट नहीं है, ये जहर है। फॉट की गंध अवर्णनीय रूप से तीखी थी। वान बाओले ने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसी गंध नहीं महसूस की थी। वह फॉट को अपने ऊपर लपेटे हुए था और उसे उल्टी होने वाली थी, लेकिन उसने क्रूजर से भागने की हिम्मत नहीं की क्योंकि बाहर कोहरा कितना घना था। इसलिए होश में रहने के लिए संघर्ष करते हुए उसने दर्द से चीखते हुए अपनी सारी स्पिरिट क्यूई को बाहर निकाल दिया। बहुत प्रयास के बाद क्रूजर तेज गति से कोहरे से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर निकला, वान बाओले ने क्रूजर को नियंत्रित करने की जहमत नहीं उठाई। सबसे पहले उसने क्रूजर से छलांग लगा दी। हालांकि भले ही वह क्रूजर से बच गया था, लेकिन आसपास की हवा में अभी भी तीखी गंध थी। कोहरा फैलते ही अपर अकेडमी आइलैंड के लगभग सभी मंडप उसमें डूब गए। तुरंत असहाय और उग्र छात्रों की दर्दनाक और गुस्से भरी चीखें चारों ओर गूंजने लगीं। वान बाओले ने इसकी एक सांस ली और उल्टी कर दी क्योंकि वह अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि उसे जहर दिया गया है और उसने अपना सिर उठाया, गुस्से से हवा में डायमंड ऐप को घूरते हुए। अब डायमंड ऐप खुशी से भीगा हुआ था। उसने फिर से अपनी छाती पीट ली और जैसे ही वह चिल्लाया, उसने वान बाओले पर अपने दांत दिखाए। उसकी आंखें वान बाओले का उपहास कर रही थीं। उसके दांत बेहद सफ़ेद, सुंदर और असाधारण थे। जिस तरह से उसने अपने दांत दिखाए, ऐसा लग रहा था कि वह दिखावा कर रहा था। वान बाओले की उसके प्रति नफरत और भी गहरी हो गई। बस तुम रुको। वान बाओले ने अपने दांत पीस लिए और जाने ही वाला था कि अचानक इस पल लेविटेटिंग माउंटेन पर बीस्ट टैमिंग पवेलियन से एक गहरी आवाज़ वाली दहाड़ निकली। ब्लैकी, तुम फिर से बेकाबू हो रहे हो। इस बार तुम्हारी सज़ा 3 महीने के लिए जेल में बंद होना है। तुरंत वापस लौट आओ। आवाज़ गड़गड़ाहट जैसी थी जो हर दिशा में फैल रही थी। डायमंड ऐप, जो हवा में था, अचानक कांप उठा, भयभीत और थोड़ा क्रोधित। उसने अपना सिर नीचे किया और वान बाओले को गुस्से से देखा और फिर सावधानी से मुड़कर बीस्ट टैमिंग पवेलियन की ओर भागा। वान बाओले का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, हालांकि उसने देखा कि डायमंड ऐप को सज़ा दी गई थी। उसे लगा कि सज़ा बहुत हल्की थी, लेकिन उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसलिए वह अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता था और अपने बुरी तरह क्षतिग्रस्त क्रूजर को देख सकता था जिसे ज़मीन पर पटक दिया गया था। वह रोना चाहता था, लेकिन आंसू नहीं बहा सका। अपने गुस्से में वान बाओले ने अपने दांत पीसते हुए क्रूजर को वापस अपने गुफा निवास में ले लिया। वह बदला लेने के बारे में सोचता रहा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई रास्ता सोच पाता, दूसरे दिन जब उसका आर्मामेंट डिसिपल दाओइस्ट लबादा आया, तो बीस्ट टैमिंग पवेलियन से एक आर्मामेंट डिसिपल भी आया, जिसने डायमंड ऐप के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और वान बाओले को मुआवजा दिया। वरिष्ठ भाई बाओले, कृपया बुरा न माने। डायमंड ऐप इतना अनियंत्रित है कि हम भी इससे परेशान हैं। जानवर वशीकरण मंडप से आए शिष्य द्वारा प्रदर्शित विनम्र व्यवहार को देखकर वान बाओले ने अपना गुस्सा नहीं निकाला। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने बंदर को जो कुछ हुआ था उसके लिए माफ़ कर दिया था, लेकिन वह अभी भी मन ही मन में एक शिकायत रखता था। घिनौना बंदर, मैं, वान बाओले, इसे याद रखूंगा। वान बाओले ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया और इस मामले को अपने दिल में दबा लिया। उसके बाद उसने ऊपरी अकादमी द्वीप पर अपनी साधना और अध्ययन जारी रखा। बाजार में जो कुछ हुआ था उसकी खबर फैलने के साथ ही कॉलेज प्रशासनिक विभाग में उसकी ख्याति भी बढ़ गई। यह इस तथ्य से और भी बढ़ गया कि इंस्पेक्टर मुख्य टीम जिसके वह प्रभारी थे, बेहद शक्तिशाली थी। इसलिए आने वाले दिनों में न केवल इंस्पेक्टर मुख्य टीम के शिष्य नियमित रूप से उसके पास रिपोर्ट करते थे, बल्कि वान बाओले के पास कई आगंतुक भी आते थे। धीरे धीरे वान बाओले का नाम धार्मिक आयुध मंडप के शिष्यों के मन में अधिक परिचित हो गया। साथ ही वान बाओले ने धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने में भी लापरवाही नहीं की। एक उत्तम प्रथम श्रेणी के धार्मिक कलाकृति का परिशोधन पूरा करने के बाद वान बाओले ने द्वितीय श्रेणी के धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने का प्रयास करने के बारे में सोचा। भले ही शिष्यों के लिए मूल्यांकन में उत्तम द्वितीय श्रेणी के धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसके बजाय तृतीय श्रेणी के दिव्य खजाने को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। हालांकि वान बाओले ने महसूस किया कि उनके लिए नींव का निर्माण करना महत्वपूर्ण था और उन्होंने उस ओर स्थिर कदम उठाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने एक उत्तम द्वितीय श्रेणी के धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने में बहुत प्रयास किया। जहां तक मुखौटे से लिटिल मिस्सी द्वारा सुझाए गए म्यान की बात है, वान बाओले ने इस समय अवधि में इसे परिष्कृत करने का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए, जब तक कि एक दिन कॉम्बैट पवेलियन ने पूरे अपर अकेडमी द्वीप में एक घोषणा नहीं कर दी। अपर अकेडमी द्वीप के लगभग सभी मंडपों में हलचल मच गई और लोगों की आंखें चमक उठी क्योंकि वे अपना अगला कदम तय कर रहे थे। यह विशेष रूप से कीमिया मंडप और धार्मिक आयुध मंडप के शिष्यों के लिए था। कॉम्बैट पवेलियन का नोटिस देखने के बाद वे सभी बहुत प्रसन्न हुए। भले ही वान बाओले द्वितीय श्रेणी के धार्मिक आर्टिफैक्ट को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में डूबा हुआ था, लेकिन वह इंस्पेक्टर मुख्य टीम का मुख्य टीम लीडर था और उसे व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या हो रहा था।
इंस्पेक्टर मुख्य टीम के उसके समझदार अधीनस्थ तुरंत वान बाओले को जानकारी देते थे। कॉम्बैट पवेलियन का टूर्नामेंट। वॉयस ट्रांसमिशन प्राप्त करने के बाद वान बाओले, जो म्यान को परिष्कृत करने का अध्ययन कर रहा था, ने अपना सिर उठाया, थोड़ा भ्रमित। धार्मिक आर्मामेंट पवेलियन के वरिष्ठ शिष्य कॉम्बैट पवेलियन के टूर्नामेंट से परिचित थे, लेकिन चूंकि वान बाओले अभी भी अपर अकेडमी द्वीप पर नया था, इसलिए वह उत्सुक था और आगे की पूछताछ करने लगा। इंस्पेक्टर मुख्य टीम के उसके अधीनस्थ ने तुरंत उसे स्थिति समझाई। धीरे धीरे वान बाओले को कॉम्बैट पवेलियन के टूर्नामेंट की बेहतर समझ हो गई। वास्तव में कॉम्बैट पवेलियन अपर अकेडमी द्वीप पर एक अत्यंत शक्तिशाली बल था। सामान्य दिनों में भी उनकी साधना और मिशन तीव्र थे और वे बाहर से शीर्ष गुप्त मामलों को संभालते थे। उन्हें ईथरियल दाव कॉलेज का ब्लेड कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथ ही अधिकांश लोगों के लिए युद्ध शक्ति के मामले में कॉम्बैट पवेलियन के शिष्यों की क्षमताएं अन्य मंडपों से कहीं अधिक थीं। इसलिए अधिकांश समय कॉम्बैट पवेलियन से ऊपरी अकादमी द्वीप पर शिष्य युद्ध के साधक थे। परिणामस्वरूप कॉम्बैट पवेलियन को आमतौर पर अन्य मंडपों की तुलना में कई गुना अधिक संसाधन दिए जाते थे। ऐसा विशेष रूप से उनके मिशन पूरा करने के बाद होता था, क्योंकि उनका एकमुश्त लाभ अन्य मंडपों के शिष्यों को ईर्ष्या से लथपथ करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए भले ही कॉम्बैट पवेलियन के शिष्यों को बाहर रहने पर उच्च स्तर के खतरे का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्हें मौद्रिक लाभ के मामले में भरपूर मुआवजा दिया जाता था। हालांकि चूंकि वे युद्ध के क्रूर साधक थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनसे हर समय कड़ी साधना करने की अपेक्षा की जाती थी। इससे कॉम्बैट पवेलियन के वार्षिक टूर्नामेंट का उदय हुआ, जिसमें 5 राउंड शामिल थे, जिसमें ट्रू ब्रीथ दायरे के 5 स्तरों में से प्रत्येक के लिए प्रत्येक राउंड अलग अलग शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करता था। वार्षिक कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट अन्य मंडपों और पूरे ईथरियल दाव कॉलेज के लिए महत्वपूर्ण था। सभी ने इस पर बहुत ध्यान दिया। यह इतना महत्वपूर्ण आयोजन था कि हर साल फेडरेशन के अधिकारी और साथ ही सैन्यकर्मी प्रतिभाओं की खोज के लिए इसे देखते थे। ऐसा इसलिए था ताकि वे पहले से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और पुष्टि कर सकें। ये ठीक इसलिए था क्योंकि इस आयोजन ने बाहरी दुनिया से इतना ध्यान आकर्षित किया कि कॉम्बैट पवेलियन के शिष्यों ने इसे और भी अधिक महत्व दिया। आयोजन का परिणाम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार चाहे वह कीमिया मंडप हो, धार्मिक आयुध मंडप हो या एरे रून्स मंडप हो, इसका मतलब था कि उनके शिष्यों के लिए अमीर बनने का समय आ गया था, जो आमतौर पर सहायक भूमिका निभाते थे। आखिरकार कॉम्बैट पवेलियन के शिष्यों ने टूर्नामेंट को जितना अधिक महत्व दिया, उतना ही उन्हें खुद को सुसज्जित करने की आवश्यकता थी। इसलिए धार्मिक कलाकृतियों, गोलियों और सरनी संरचनाओं की उनकी आवश्यकता तेजी से बढ़ेगी। अपर अकेडमी आइलैंड द्वारा दिए गए सामान्य आइटम स्वाभाविक रूप से कॉम्बैट पवेलियन शिष्यों की टूर्नामेंट के लिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे। उन्हें अन्य मंडपों से खुद ही सामान खरीदने की ज़रूरत थी और इससे सहायक मंडपों के शिष्यों के बीच एक लोकप्रिय कहावत उभरी, जिस दिन कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट होता है, उस दिन हम अमीर बन जाते हैं। ये सब नहीं था, क्योंकि इससे अन्य मंडपों की भागीदारी का स्तर बहुत कम हो जाता। इसके अलावा यह अन्य मंडपों को कॉम्बैट पवेलियन से अलग कर देता और यह शिष्यों की साधना के संबंध में ईथरियल दाव कॉलेज द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार नहीं था। आखिरकार ईथरियल दाव कॉलेज ने ग्रेट दाव की योजना बनाने और उसे समझने में जो साल बिताए, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। इसके लिए शिष्यों को एक दूसरे का समर्थन करते हुए आगे बढ़ना था। भले ही वे व्यक्तिगत गतिविधियों पर नाराज नहीं थे, लेकिन उन्होंने सहयोग को प्रोत्साहित किया। इसलिए कॉम्बैट पवेलियन द्वारा आयोजित वार्षिक टूर्नामेंट सतह पर एक साधारण प्रतियोगिता प्रतीत होता था, लेकिन यह वास्तव में उससे बहुत दूर था। टूर्नामेंट में एक नियम था कि भाग लेने वाले शिष्यों को एक टीममेट ढूंढना था और टूर्नामेंट के लिए एक साथ सहयोग करना था। कोई भी व्यक्ति कीमिया मंडप से कीमिया साधकों, धार्मिक आयुध मंडप से धार्मिक आयुध साधकों, एरे रून्स मंडप से एरे रून्स साधकों या बीस्ट टैमिंग मंडप से किसी के साथ साझेदारी कर सकता है। भले ही उन्हें उन मंडपों से कोई न मिले, फिर भी वे कॉम्बैट मंडप से किसी के साथ साझेदारी कर सकते हैं। अगर कोई साथी नहीं मिल पाता है, तो दाव कॉलेज किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो टीम बनाने के लिए अनुकूल हो। इस तरह कॉम्बैट मंडप के टूर्नामेंट में सभी शामिल होंगे। ये भी इसी वजह से था कि फेडरेशन के अधिकारी और अन्य सैन्यकर्मी इसे देखते थे, जिससे यह ईथरियल दाव कॉलेज के सबसे बड़े आयोजनों में से एक बन गया। कॉम्बैट मंडप के टूर्नामेंट के विवरण और नियमों को समझने के बाद वान बाओले की आंखें भी चमक उठीं। स्पिरिट स्टोन्स के निर्माण में उसे लगभग कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा, जिससे उसे काफ़ी धन इकट्ठा करने में मदद मिली, जिससे वह लोअर अकेडमी द्वीप पर एक अमीर टाइकून बन गया। हालांकि जब वह अपर अकेडमी द्वीप पर पहुंचा, तो सॉप अफेक्ट फर्स्ट ग्रेड धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के कार्य ने उसकी बहुत सारी बचत पहले ही खत्म कर दी थी। अब जब वह सेकंड ग्रेड धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत कर रहा था, तो लागत और भी अधिक थी। यहाँ तक कि उसके जैसे धनी व्यक्ति को भी ये प्रक्रिया थोड़ी अस्थिर लगी।
एकमात्र तरीका ये था कि शोधन प्रक्रिया को रोक दिया जाए और पूरे दिन के लिए स्पिरिट स्टोन्स के निर्माण के लिए गियर बदल दिए जाएं। कुछ समय बाद ये संभावना थी कि उसकी संपत्ति फिर से भर जाएगी। हालांकि अगर ये तरीका अपनाया जाता तो समय बर्बाद होता, जिसने वान बाओले को दुविधा में डाल दिया। इसके अलावा संप्रदाय ने किसी कारण से स्पिरिट ब्रीथ विलेज में वान बाओले के लाभों की गणना पूरी नहीं की थी और उसका इनाम अभी तक नहीं दिया गया था। वान बाओले अधीर हो रहे थे और अब जब उन्होंने अपने अधीनस्थ से कॉम्बैट पवेलियन के टूर्नामेंट के बारे में सुना तो उन्हें तुरंत लगा कि यह उनके लिए एक अवसर है। धार्मिक आर्मामेंट के अन्य शिष्य आमतौर पर पहले अपने द्वारा परिष्कृत किए गए धार्मिक कलाकृतियों को बेचते हैं, उसके बाद वे स्पिरिट स्टोन का उपयोग करते हैं जो उन्होंने अपनी साधना और शोध अध्ययनों का समर्थन करने के लिए अर्जित किए हैं। यह एक सकारात्मक फीड फॉरवर्ड चक्र बनाता है और यह कुछ ऐसा है जिसका मुझे पालन करना चाहिए। वान बाओले को एक गहन एहसास हुआ क्योंकि उन्होंने बिक्री के लिए सूचीबद्ध करने के लिए स्पिरिट इंट्रानेट पर लॉग इन करने से पहले अपने धार्मिक कलाकृतियों का एक हिस्सा निकाला और उनका डेटा रिकॉर्ड किया। इस समय अपर अकेडमी आइलैंड के स्पिरिट इंट्रानेट पर गतिविधि की झड़ी लग गई थी। धार्मिक कलाकृतियों, गोलियों और सरनी संरचनाओं की बिक्री से संबंधित पोस्ट बहुत थे और कॉम्बैट पवेलियन के कुछ शिष्य भी टूर्नामेंट के लिए टीम के साथियों की तलाश कर रहे थे। अपने धार्मिक कलाकृतियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में वान बाओले ने कुछ तुलनाएं की और निर्णय लिया कि उन्हें बहुत अनुचित नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उन्हें लागत मूल्य से 10 गुना अधिक कीमत पर सूचीबद्ध किया, जिसे वास्तव में सस्ता माना जा सकता था। उन्होंने देखा कि धार्मिक आयुध मंडप के कई शिष्य अपनी धार्मिक कलाकृतियों को बेतुके दामों पर सूचीबद्ध कर रहे थे, जिनमें से अधिकांश लागत मूल्य से 10 गुना अधिक थे। उन्होंने जो सबसे अधिक अतिरंजित सूची देखी वह आधार मूल्य से 50 से 100 गुना अधिक थी। ये बहुत अनुचित है। वान बाओले को अचानक ये विचार आया कि उनके जैसा दयालु आत्मा धार्मिक आयुध मंडप में एक दुर्लभ खोज थी। साथ ही उन्हें अपने शुरुआती दिनों में धार्मिक आयुध संकाय में प्रवेश करने का विकल्प चुनकर खुशी हुई। इन धार्मिक कलाकृतियों को बेचने के बाद मुझे तब तक खुद को बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए जब तक कि संप्रदाय आत्मविश्वास गांव में मेरे लाभ के लिए पुरस्कार वितरित नहीं करता। वान बाओले ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने म्यान को परिष्कृत करने की विधि का अध्ययन जारी रखा। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए। वान बाओले को लगा कि वह म्यान को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक पहला कदम पूरी तरह से समझ चुका है। वह इसे परिष्कृत करने की कोशिश करना चाहता था, तभी उसे एहसास हुआ कि उसने स्पिरिट इंट्रानेट पर बिक्री के लिए जो धार्मिक कलाकृतियां सूचीबद्ध की थीं, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और इससे वह परेशान हो गया। अगर यह कोई खरीदार न होने का साधारण मुद्दा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वान बाओले ने स्पिरिट इंट्रानेट पर चारों ओर देखा और पाया कि कई धार्मिक कलाकृतियां जो खराब गुणवत्ता की थीं, लेकिन उनके पास मौजूद चीज़ों की तुलना में काफ़ी अधिक कीमत पर बेची जा रही थीं और इससे वह भ्रमित हो गया। क्या ये लोग अंधे हैं? क्या मूर्ख लोग इतने अमीर हैं कि वे केवल महंगी चीज़ें ही खरीदते हैं? वान बाओले ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी लिस्टिंग की कीमत बढ़ाने का फैसला किया। लागत मूल्य से 17 गुना अधिक कीमत पर बेचने के बाद उसने म्यान के लिए आवश्यक स्पिरिट स्टोन का निर्माण जारी रखा। जल्द ही कई दिन बीत गए। म्यान के लिए स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत करना मुश्किल था और वान बाओले कुछ बार असफल हो गया था, लेकिन आखिरकार फिर भी सफल रहा। म्यान के आकार के स्पिरिट स्टोन को देखकर वान बाओले संतुष्टि से भर गया। स्पिरिट इंट्रानेट पर सूचीबद्ध धार्मिक आर्टिफैक्ट की कीमतें बढ़ाने के उसके कदम का भी असर हुआ, क्योंकि अधिक लोगों ने आइटम देखे। अब जब वान बाओले ने स्पिरिट इंट्रानेट की जांच की तो उसने पाया कि कुछ लोगों ने उसे वॉयस ट्रांसमिशन भी भेजा था। हालांकि जैसे ही वान बाओले ने उत्साह से अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग खोली, संदेश सुनते ही उसका गुस्सा बढ़ गया। अरे जूनियर भाई, ये सौदा कैसा है? आपने जो 11 धार्मिक आर्टिफैक्ट सूचीबद्ध किए हैं उनके लिए 200 स्पिरिट स्टोन, सभी एक बंडल में। 200 स्पिरिट स्टोन? तुम्हें लगता है कि ये दिन दहाड़े लूट है? 7 परफेक्ट फर्स्ट ग्रेड और 4 परफेक्ट सेकंड ग्रेड कलाकृतियां हैं और तुम सिर्फ 200 स्पिरिट स्टोन दे रहे हो। वान बाओले नाराज थे, ये सोचकर कि दूसरी पार्टी पागल हो गई होगी जो इतनी कीमत सुझा रही है जो बमुश्किल लागत मूल्य को कवर कर सकती है। कोई सौदा नहीं तो भूल जाओ। धार्मिक आर्मामेंट पवेलियन में बहुत सारे धार्मिक आर्मामेंट साधक हैं, जिनमें कई विश्वसनीय और प्रसिद्ध हैं। अगर तुम कहो कि तुम्हारी परफेक्ट सेकंड ग्रेड धार्मिक कलाकृतियां सबसे ज्यादा दुर्जेय हैं, तो कौन तुम पर विश्वास करेगा? इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे एक मुफ्त दो, मुझे इसे आजमाने दो, और अगर यह वाकई काम करती है तो मैं तुम्हारी कीमत का अंतर पूरा कर दूंगा। चले जाओ, मैं इसे तुम्हें नहीं बेच रहा हूँ। वान बाओले ने ध्यान से देखा और तुरंत वॉयस ट्रांसमिशन रिंग बंद कर दी और फिर उन स्पिरिट स्टोन पर शिलालेख को उकेरना शुरू कर दिया जिन्हें उसने अभी अभी परिष्कृत किया था। एकमात्र समस्या ये थी कि इस चरण की कठिनाई स्पिरिट स्टोन के शोधन की प्रक्रिया से कहीं ज्यादा थी। इसके लिए शिलालेखों की संरचना को पूरी तरह से समझना जरूरी था।
हालांकि वान बाओले ने ऊपरी अकादमी द्वीप पर उच्च स्तरीय शिलालेखों के बारे में सीखा था, जिन्हें उनके फॉर्मूले के साथ जोड़कर श्रेष्ठ माना जाता था, फिर भी उन्हें इस चरण में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। 5 दिन ऐसे ही बीत गए। शिलालेखों की अस्थिरता के कारण वान बाओले के सामने पड़ा म्यान टूट गया और बेकार हो गया। वान बाओले इतने परेशान थे कि उन्होंने अपनी भौं को गहराई से सिकोड़ लिया। इस चीज़ को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। आवश्यक स्पिरिट कनेल बनाना पहले से ही मुश्किल है, लेकिन यह इस तथ्य से और भी जटिल हो जाता है कि शोधन प्रक्रिया के फोर्जिंग चरण में आर्मामेंट सैंड नामक शोधन सामग्री की आवश्यकता होती है। आखिर यह आर्मामेंट सैंड क्या है? निराश होकर वान बाओले ने एक संक्षिप्त खोज की, जिसमें आर्मामेंट सैंड के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा। उनकी शोधन प्रक्रिया फोर्जिंग चरण तक नहीं पहुंची थी, बल्कि स्पिरिट कनेल के शिलालेख पर आकर रुक गई थी। मैं इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। वान बाओले ने एक पल के लिए सोचा और म्यान को परिष्कृत करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने मुड़कर दूसरी श्रेणी के धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया। शिलालेखों को उकेरने में अपने कौशल को निखारने के लिए दूसरी श्रेणी के धार्मिक कलाकृतियों को बनाने के अभ्यास का उपयोग करने की योजना बनाई। दिन बीतते गए और जल्द ही टूर्नामेंट से पहले केवल 5 दिन बचे थे। जब वान बाओले दूसरी श्रेणी के धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी सभी धार्मिक कलाकृतियों को भी एक बार परिष्कृत किया, जिससे उनमें से अधिकांश एक दूसरी श्रेणी के धार्मिक कलाकृतियों के बराबर स्तर पर पहुंच गईं। उन्होंने उन पर कई शिलालेख भी जोड़े, खासकर गोल्डन बेल शील्ड के मनके पर। न केवल यह एक दूसरी श्रेणी का धार्मिक कलाकृति था, बल्कि इसमें एंटी-कंपन शिलालेख भी थे जो आत्मा क्यूई ज्वार के बल की नकल करते थे। यह इस समय था जब वान बाओले ने निराशाजनक रूप से पाया कि उनकी जेबें खाली थीं। ये पहली बार था जब वह इथरियल दाओ कॉलेज में प्रवेश करने के बाद से पूरी तरह से दिवालिया हो गया था। इससे वान बाओले थोड़ा घबरा गया, और जब उसने हताश होकर स्पिरिट इंट्रानेट पर लॉग इन किया, तो उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसके द्वारा सूचीबद्ध धार्मिक कलाकृतियों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता था। इसके अलावा भले ही वॉयस ट्रांसमिशन रिंग के माध्यम से मूल्य वार्ता के बारे में कुछ संदेश भेजे गए थे, लेकिन प्रस्तावित कीमतें वान बाओले की अपेक्षाओं को बिल्कुल भी पूरा नहीं करती थीं। कुछ ठीक नहीं है। स्थिति की व्याख्या करते हुए वान बाओले ने अनिवार्य रूप से स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह स्पिरिट इंट्रानेट ब्राउज करता गया, वह गहरे विचारों में डूबा हुआ प्रतीत हुआ। धीरे धीरे उसे दूसरों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और खुद द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के बीच अंतर दिखाई देने लगा। अधिकांश समय एक ब्रांडिंग प्रभाव होता था। कुछ विक्रेता ऐसे थे जिनके उत्पाद सूचीबद्ध करते ही तुरंत बिक जाते थे, चाहे वह गोलियां हो या धार्मिक कलाकृतियां। कुछ अन्य ऐसे भी थे जो हालांकि इतने अतिरंजित नहीं थे, लेकिन अपेक्षाकृत लोकप्रिय भी थे। चाहे कितनी भी हास्यास्पद कीमतें मांगी गई हों, लोगों ने उन्हें स्वेच्छा से खरीदा। इसी तरह वान बाओले की तरह स्थिर प्रतिष्ठा और ब्रांडिंग के बिना कई नए विक्रेता थे जिनके सामान में बहुत अधिक रुचि नहीं थी और लगातार कम कीमत पर बेचे जा रहे थे। यह अविश्वसनीय है। वान बाओले को सिर दर्द होने लगा। वह पिछले खरीदार के बारे में सोचने लगा जो उसके धार्मिक कलाकृतियों को आजमाना चाहता था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरा पक्ष स्पिरिट स्टोन्स के बचे हुए हिस्से का भुगतान करेगा और उन्हें आजमाने के बाद धार्मिक कलाकृतियों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा जो वान बाओले से आइटम खरीदने के लिए उमड़ पड़ेंगे। हालांकि ऐसे मामलों में पहल करने की शक्ति अभी भी दूसरे पक्ष के हाथों में है। अगर यह योजना के अनुसार नहीं हुआ तो यह एक मुश्किल और परेशानी भरा मामला होगा। वान बाओले बेहद दृढ़ निश्चयी थे और वे कभी भी दूसरों को परिणाम निर्धारित करने की शक्ति नहीं देंगे जब तक कि उनके पास कोई विकल्प न हो। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने अपना सिर खुजलाया। उन्होंने अपनी जांघ पर जोर से थपकी देते हुए दृढ़ निश्चय दिखाया। मुझे टूर्नामेंट से पहले ही बिक्री सीमित नहीं करनी चाहिए। क्या मुझे सिर्फ एक अच्छी प्रतिष्ठा और ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है? मैं इस बार दांव बढ़ाऊंगा ताकि मैं सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकूं। अब कोई भी मेरे धार्मिक कलाकृतियों की परवाह नहीं करता, लेकिन मैं उन्हें कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसे हर कोई चाहेगा, चाहे टूर्नामेंट के बाद कीमत कितनी भी ज़्यादा क्यों न हो। वान बाओले दृढ़ निश्चयी लग रहे थे, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यवहार करने के लिए मजबूर भी किया गया था। पूरी तरह से दरिद्र होने की भावना से निपटना उनके लिए मुश्किल था, ठीक वैसे ही जैसे जब कोई अमीर व्यक्ति विलासिता से जीने का आदी होता है, लेकिन अचानक रातों रात कंगाल हो जाता है। इस भावना ने वान बाओले को अपने धार्मिक कलाकृतियों को बेचने के तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी जांघ थपथपाए और गहरी सांस लेने के बाद खड़ा हो गया। गुफा के निवास के चारों ओर कुछ चक्कर लगाने के बाद ये और भी स्पष्ट हो गया कि वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। अपने दिमाग में अपनी योजना का विश्लेषण करने और उसे निभाने के बाद वह रुक गया और निष्कर्ष निकाला कि कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं इसे इस तरह से करूंगा। वान बाओले ने अपने दांत पीस लिए और जुओ यिफान से संपर्क करने के लिए तुरंत अपनी आवाज़ संचारण रिंग निकाली। अरे यिफान, मैंने कॉम्बैट पवेलियन द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के बारे में सुना है। आपकी तैयारी कैसी रही?
क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? मेरे साथ? हाँ, आप निश्चित रूप से, हम। आपको मैच में मदद करने के लिए पहले से ही कोई मिल गया है ना? झुओ यीफान बेहद शर्मिंदा था। वह मूल रूप से वांग बाओले के साथ मिलकर काम करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वांग बाओले उसे अस्वीकार कर देगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने वांग बाओले से संपर्क नहीं किया और इसके बजाय किसी और को ढूंढ लिया। जब वांग बाओले ने झुओ यीफान को बताया कि वह उसके तर्क को समझ गया है, तो उसने वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को नीचे रख दिया। उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसने इस बार पूरी ताकत लगाने का फैसला किया था। भले ही उसके उन धार्मिक कलाकृतियों की कोई प्रतिष्ठा या ब्रांडिंग नहीं थी, लेकिन वह उन्हें खुद बनाएगा। ब्रांडिंग बनाने और अच्छी प्रतिष्ठा बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि सभी दर्शकों के सामने अपनी धार्मिक कलाकृतियों की ताकत से सभी को चकित कर दिया जाए। लक्ष्य सभी को इस बात पर अविश्वास में डालना होगा कि इस दुनिया में धार्मिक कलाकृतियों का इतना असंभव रूप से दुर्जय सेट वास्तव में मौजूद है, जिससे एक स्थायी छाप बनेगी और साथ ही लोगों की उन्हें पाने की इच्छा बढ़ेगी। सरल शब्दों में कहें तो यह विज्ञापन था। जहां तक धार्मिक कलाकृतियों के विज्ञापन की बात है, वांग बाओले ने बहुत पहले ही तय कर लिया था। वह स्थान वह होगा जहां कॉम्बैट पवेलियन का टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट जितना ध्यान किसी और जगह पर नहीं गया। वांग बाओले अपने धार्मिक कलाकृतियों के लिए एक मजबूत ब्रांडिंग प्रभाव बनाने के लिए टूर्नामेंट का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। आखिरकार कॉम्बैट पवेलियन का टूर्नामेंट पूरे अपर अकेडमी आइलैंड का केंद्र बन गया था। बहुत से लोग इसे देखने आएंगे और इस तरह जब तक धार्मिक कलाकृतियां टूर्नामेंट में चमक सकती हैं, ये निश्चित रूप से सभी को आश्चर्यचकित करेगी और इस प्रक्रिया में एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाएगी। वास्तव में विज्ञापन का ये तरीका न केवल वांग बाओले ने बल्कि अन्य मंडपों में भी कई लोगों ने सोचा था। भले ही वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन वे अपने क्षेत्र में अपेक्षाकृत कुशल भी थे। इन लोगों के लिए तत्काल धन उतना मायने नहीं रखता जितना कि एक अच्छी प्रतिष्ठा। इसलिए वार्षिक कॉम्बैट पवेलियन का टूर्नामेंट उनके लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाने का अवसर था। कॉम्बैट पवेलियन के शिष्यों को उनके द्वारा परिष्कृत किए गए धार्मिक कलाकृतियां, गोलियां या सरनी रून देकर प्रायोजित करने का उनका लक्ष्य, साथ ही उनके अनुरोधों को स्वीकार करना, टूर्नामेंट का उपयोग उन वस्तुओं का विज्ञापन करने और उनका मूल्य बढ़ाने के लिए करना था जिन्हें उन्होंने परिष्कृत किया था। ये जीत जीत की स्थिति स्वाभाविक रूप से कॉम्बैट पवेलियन के शिष्यों द्वारा पसंद की गई थी। साथ ही दाओ कॉलेज ने इसके खिलाफ कोई नियम नहीं बनाया। इसलिए हर साल कॉम्बैट पवेलियन के टूर्नामेंट के दौरान नई गोलियां, धार्मिक कलाकृतियां और सरनी रून देखे जा सकते थे। हालांकि वांग बाओले की योजनाएं उनसे थोड़ी अलग थीं। सुरक्षित खेलने और टूर्नामेंट के दौरान लगातार बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए वांग बाओले ने टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी ब्रांडिंग और विज्ञापन सफल होंगे। इस तरह वह वास्तविक स्थिति के आधार पर समायोजन कर सकता था। अगर उसकी योजना में कुछ अप्रत्याशित भी हुआ, तो वह तुरंत उसे सुधार सकता था और अपनी धार्मिक कलाकृतियों का पूरा प्रचार कर सकता था। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, वांग बाओले सतर्क हो गया। उसने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग को थामे रखा और एक उपयुक्त उम्मीदवार के बारे में सोचा। चूंकि झुओ यीफान इसे बनाने में असमर्थ है, तो चेन ज़ीहेंग उपयुक्त होगा। इस विचार के साथ वांग बाओले ने तुरंत चेन ज़ीहेंग को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि चेन ज़ीहेंग को भी एक सहायक टीममेट मिल गया था। इससे वांग बाओले निराश हो गया। वास्तव में झुओ यीफान की तरह चेन ज़ीहेंग ने वांग बाओले के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचा था। हालांकि इन लोगों के दिमाग में वांग बाओले को बहुत बेहतर माना जाता था, और चूंकि चेन ज़ीहेंग भी एक घमंडी व्यक्ति था जो अस्वीकार किए जाने से डरता था, इसलिए उसने वांग बाओले से संपर्क नहीं किया। वांग बाओले चिंतित हो गया और जल्दी से उन सभी कॉम्बैट पवेलियन शिष्यों से संपर्क करना शुरू कर दिया जिनसे वह परिचित था। हालांकि अंत में वह अचंभित रह गया क्योंकि वह बहुत देर से आया था। चूंकि टूर्नामेंट से बस कुछ ही दिन दूर थे, लगभग सभी को पहले से ही एक सहायक टीममेट मिल गया था। वांग बाओले इस बात से नाराज थे कि ऐसा हो रहा था। इसलिए उन्होंने स्पिरिट इंट्रानेट पर लॉग इन किया, क्योंकि उन्हें याद आया कि उन्होंने एक बार किसी को इस पर एक सहायक टीममेट की तलाश करते देखा था। आखिरकार कड़ी खोज के बाद उन्हें एक कॉम्बैट पवेलियन शिष्य मिला जो न केवल अपने द्वारा दी जाने वाली कीमत में बेहद कंजूस था, बल्कि काफ़ी घमंडी भी लग रहा था। मैं अब टूर्नामेंट के लिए साधना कर रहा हूं और मेरे पास आपसे मिलने का समय नहीं है। मैं नहीं जानना चाहता कि आप कौन हैं, नहीं आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। चलो समय आने पर प्रतियोगिता के मैदान में मिलते हैं। आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप केवल संख्याएं बनाने के लिए वहाँ हैं। वास्तव में अगर यह खराब नियम और दाओ कॉलेज द्वारा शर्मनाक तरीके से जोड़े जाने के लिए मेरा आक्रोश न होता, तो मुझे इस सहायक टीममेट की ज़रूरत नहीं होती। वांग बाओले के संपर्क में आने के बाद दूसरे पक्ष ने यही भेजा था। ऐसा लग रहा था कि उसे ठीक से बोलने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी।
संदेश को देखने के बाद वान बाओले को लगा कि जैसे दूसरे पक्ष को जांघ पर लात मारी गई हो, जिससे वह बहुत हास्यास्पद लग रहा था। अगर ऐसा नहीं होता कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता तो वह किसी और को चुन लेता। हालांकि चून की टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, इसलिए सभी सामान्य लोगों को एक सहायक साथी मिल गया था। जिन्हें कोई नहीं मिला था वे या तो पागल थे, जैसे कि उन्हें जांघों पर लात मारी गई हो, या फिर उन्होंने डाउ कॉलेज द्वारा स्वचालित रूप से एक साथी आवंटित करने की योजना बनाई थी। कौन इतना दुष्ट था कि इस आदमी को इतनी जोर से लात मारी कि वह इतना असभ्य हो गया? वान बाओले ने अपनी सांसों में बुदबुदाया, लेकिन उसके पास इस व्यक्ति के साथ जोड़ी बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह सोच रहा था कि चूंकि वह व्यक्ति इतना घमंडी था, इसलिए शायद उसे उसके समर्थन की जरूरत नहीं थी। इसलिए वह अपना सारा ध्यान धार्मिक कलाकृतियों के विज्ञापन पर केंद्रित कर सकता था। एकमात्र मुद्दा जिसने उसे परेशान किया वह ये था कि यदि दूसरा पक्ष सहयोग नहीं करता तो संभावना थी कि वह अपने धार्मिक कलाकृतियों का उपयोग नहीं करेगा। मुझे सभी अप्रत्याशित स्थितियों के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। वान बाओले ने एक गहरी सांस ली। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि कॉम्बैट पवेलियन के इस रहस्यमय व्यक्ति के साथ कुछ अजीब था। हालांकि फिर भी वह केवल इतना ही कर सकता था कि वह अपने सभी धार्मिक कलाकृतियों को स्टोरेज ब्रेसलेट से निकाल ले और एक अच्छी योजना बना ले। हालांकि उसके पास कोई और स्पिरिट स्टोन नहीं था, फिर भी उसके पास कुछ सामग्री बची हुई थी। इसलिए उसने अपनी योजना के आधार पर धार्मिक कलाकृतियों में कुछ समायोजन किए। उदाहरण के लिए उसे लगा कि उसके लिए बीस्ट टैमिंग पवेलियन से एक क्रूर जानवर से मिलना बहुत संभव है, जिसने उसे रस्सी धार्मिक कलाकृति को थूथन में बदलने के लिए प्रेरित किया। उसने एक पाउडर भी जोड़ा जो बेहोशी पैदा कर सकता था, जिसे उसने स्पिरिट इंट्रानेट पर खरीदा था। अन्य धार्मिक कलाकृतियां भी थीं जिन्हें उसने विशिष्ट स्थितियों के लिए सुधारा था। एक धार्मिक कलाकृति थी जिसे फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में वान बाओले को लगा कि यह एक लोकप्रिय वस्तु होगी। वान बाओले की तैयारी के कारण समय तेजी से बीत गया और टूर्नामेंट शुरू होने में केवल 2 दिन बचे थे। इथरियल डाउ कॉलेज के ग्रीन फॉरेस्ट लेक पर आखिरी द्वीप स्काई पाथ आइलैंड, जो इसी तरह धुंधले सन्नी गठन से ढका हुआ था, अब चुपचाप ढह रहा था। कोई देख सकता था कि बादलों पर कई आकृतियां कदम रख रही थीं। जैसे ही वे स्काई पाथ आइलैंड के चारों ओर सन्नी गठन से बाहर निकले, सन्नी गठन धीरे धीरे एक विस्तृत पथ में बदल गया। लोगों के इस समूह के केंद्र में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के अलावा बाकी सभी एक बुजुर्ग थे। वे सभी बेहद अनुभवी लग रहे थे और उनकी साधना का स्तर आसमान छू रहा था। हालांकि उनकी तुलना में केंद्र में एक लंबे लाल लबादे में सजे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक तेज तलवार की तरह थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद तूफान को काट सकता है। वे वहां खड़े थे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के नेतृत्व में ऊपर देख रहे थे। आकाश में 3 विशाल काले क्रूजर धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे ही क्रूजर उतरे, कोई देख सकता था कि क्रूजर के बाहरी हिस्से पर सूखे खून के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था कि यह खून यात्रा के दौरान क्रूजर में सवार लोगों द्वारा मारे गए लोगों का था। क्रूजर के डेक पर एक जैसी वर्दी पहने सैकड़ों लोग खड़े थे। वे सभी भावशून्य थे और उनमें हत्या करने की प्रबल, असामान्य मंशा थी। ये स्पष्ट था कि जीवन मृत्यु की परिस्थितियों में क्रूर जानवरों से जूझने में बिताए वर्षों ने उन्हें ये कठोरता विकसित की थी। तीनों क्रूजर फेडरेशन की सेना से थे। जहाज पर सवार लोग फेडरेशन की सीमा पर तैनात योद्धा थे। अब बीच वाले क्रूजर के सिरे पर एक अधेड़ तगड़ा आदमी खड़ा था जिसने काली टोपी पहनी हुई थी। टोपी के नीचे कई बैज से भरी एक वर्दी थी। उसके चेहरे पर एक स्पष्ट, छिपाया न जा सकने वाला निशान था जिसने उसके चेहरे को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। वह वहां एक ऊंचे पहाड़ की तरह खड़ा था और उससे लगातार एक क्रूर आभा निकल रही थी। वही इथरियल डाउ कॉलेज के लाल वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी जितना ही प्रभावशाली था। जो क्या तुम जिस मोटे आदमी का जिक्र कर रहे हो वह वहां है? उस मोटे आदमी ने स्काई पाथ आइलैंड पर लाल वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के आदमी से नजर हटाकर अपर अकेडमी आइलैंड की ओर देखा और अपने बगल में बैठी महिला से शांति से बात की, जो एक अर्दली लग रही थी। उसके बगल में एक दुबली पतली खूबसूरत महिला थी जो जंगलीपन से भरी हुई लग रही थी, जिसे काबू करना मुश्किल लग रहा था। वह जो थी, वह व्यक्ति जिसे एक बार वान बाओले ने नितंबों पर लात मारी थी, वह व्यक्ति जो उससे बदला लेने के लिए बेताब था। फेडरेशन की सेना के आगमन के बारे में अपर अकेडमी द्वीप पर बहुतों को पता नहीं था। आखिरकार वे स्काई पाथ द्वीप पर उतरे थे जो कोहरे से घिरा हुआ था। अगर कोई उन्हें दूर से भी देखता तो वह केवल आश्चर्यचकित और उत्सुक होता, लेकिन उन्हें विवरण नहीं पता होता। इसके बाद के 2 दिनों में इथरियल डाउ कॉलेज में और भी क्रूजर आए। उनमें से ज्यादातर फेडरेशन के अधिकारी थे जो कॉम्बैट पवेलियन के टूर्नामेंट को देखने के लिए वहां आए थे। इसी तरह वे स्काई पाथ द्वीप पर उतरे। मेहमानों के आने से संकेत मिलता था कि कॉम्बैट पवेलियन के टूर्नामेंट के शुरू होने का दिन नज़दीक आ रहा था। अपर अकेडमी द्वीप पर हर मंडप से और भी चर्चाएं सुनी जा सकती थीं।
जैसे जैसे दिन बीतते गए टूर्नामेंट के प्रति सभी की उत्सुकता और जुनून भी बढ़ता गया। इस अवधि के दौरान प्रत्येक मंडप से शिष्यों को टूर्नामेंट में सुविधा प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इनमें से ज़्यादातर शिष्यों के लिए कॉम्बैट पवेलियन के शिष्यों के साथ लेन देन ने उन्हें बहुत अमीर बना दिया और वे काफ़ी अच्छी रकम कमाने में कामयाब रहे। अपनी खुशी और आनंद के बीच वे प्रतियोगिता के प्रति भी उत्सुक थे। कुछ लोगों ने गुप्त रूप से दांव भी लगाए थे, जिससे पूरे अपर अकेडमी द्वीप में और भी अधिक चहल पहल बढ़ गई। स्पिरिट इंट्रानेट पर सभी चर्चाएं भी टूर्नामेंट के बारे में ही थीं। टूर्नामेंट से पहले की शाम को वांग बाओले ने आखिरकार उन धार्मिक कलाकृतियों में अंतिम समायोजन पूरा करने में कामयाबी हासिल कर ली जिनका वह विज्ञापन करना चाहते थे। इन धार्मिक कलाकृतियों में से अधिकांश उत्तम द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृतियां थीं, जबकि उनमें से कुछ ही साधारण द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृतियां थीं। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास समय की कमी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सभी उत्तम द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृतियां हो सकती थीं। वांग बाओले ने अपने द्वारा परिष्कृत की गई सभी धार्मिक कलाकृतियों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की, विशेष रूप से दसियों छोटी लकड़ी की बाल्टियां जिन्हें उन्होंने विशेष रूप से बनाया था। वे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके गुप्त हथियार थे। अब जब वह खुद पर मुस्कुरा रहा था, वांग बाओले को लगा कि उसका विज्ञापन अभियान अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा। भले ही कॉम्बैट पवेलियन का वह अजीब व्यक्ति जिसे क्रॉच में लात मारने का संदेह था असहयोगी था, वांग बाओले के पास अभी भी विज्ञापन करने का एक तरीका था। इसलिए प्रत्याशा की भावनाओं के साथ उसने खुद को तैयार करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। यह एक घटनाहीन रात थी। दूसरे दिन की सुबह जब ऊपरी अकादमी द्वीप से घंटी की आवाज़ गूंजी तो लेविटेटिंग माउंटेन के बीच में एक विशाल दर्पण जैसी सरनी संरचना दिखाई दी जो चमकीली चमक रही थी। सरनी संरचना बेहद राजसी थी। इसकी चमक झिलमिला रही थी जिससे सभी का मूड खुश हो गया। उसी समय एक व्यक्ति सरनी संरचना के बाहर हवा में खड़ा था। वह व्यक्ति एक बुजुर्ग था, भावहीन और सिर से पैर तक काले रंग की पोशाक पहने हुए। हालांकि उसकी आवाज़ में पूरे ऊपरी अकादमी द्वीप पर फैलते हुए पदार्थ में व्याप्त होने की शक्ति थी। सभी प्रतिभागियों और सहायक टीम के साथियों को सरनी गठन में कदम रखना है और मूल्यांकन मैदान में आगे बढ़ना है। जिन लोगों का टूर्नामेंट में कोई काम नहीं है उन्हें कदम नहीं रखना है। जैसे ही बुजुर्ग की बातें फैलीं, प्रत्येक मंडप के ऊपर आसमान में कई आकृतियां तेजी से दिखाई दीं। स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोग कॉम्बैट मंडप से थे, लेकिन अन्य मंडपों से भी काफ़ी संख्या में लोग थे जो सहायक टीम के साथी के रूप में काम कर रहे थे। लगभग 20,000 लोग थे। उनमें से कुछ अपने क्रूज़र पर खड़े थे और उनमें से कुछ उड़ती तलवारों जैसे धार्मिक खजानों पर खड़े थे। वे सभी सरनी गठन की ओर बढ़ रहे थे और अगर कोई दूर से देखता तो सरनी गठन की ओर बढ़ रहे लोगों की इंद्रधनुषी धाराएं बेहद लुभावनी लगती थीं। जिसने भी इसे देखा वह भावनाओं से हिल गया। एक बार फिर उन्हें स्पष्ट एहसास हुआ कि यह पहले से ही आत्मा की शुरुआत का युग था, अब आम युग नहीं। वांग बाओले भी अपने गुफा निवास से बाहर निकल आए थे। उसने आकाश में एक भव्य समूह देखा और वह भी उसी तरह कांप उठा, क्योंकि उसकी आंखों में ईर्ष्या और उत्साह के भाव थे। ये पहली बार था जब उसने एक ही समय में हवा में इतने सारे लोगों को देखा था, जिनमें से कई लोगों की साधना का स्तर पहले स्तर के सच्चे श्वास से भी अधिक था। उन्होंने जो आभा छोड़ी वह भयावह थी। उनमें से कई ऐसे व्यक्ति भी थे जो सच्चे श्वास क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच चुके थे। वे बेहद शांत और संयमित थे और उन्होंने जो दमनकारी शक्ति छोड़ी वह उनके बगल में मौजूद अन्य लोगों की शक्ति से कहीं अधिक थी, मानो वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकते थे। कुछ सांसें लेने के बाद वांग बाओले ने अपनी आंखों में चमक और पूरे शरीर में ताज़ा उबलते खून के साथ क्रूज़र को वापस लिया जिसे उसने ठीक किया था और उस पर खड़ा हो गया। वह आसमान में ऊपर उठा, हवा में इंद्रधनुष में से एक में बदल गया और बादलों में उड़ते हुए कई साधकों में से एक बन गया। क्रूज़र आगे बढ़ रहा था और वांग बाओले जल्दी से सरनी गठन के पास पहुंच गया। ये देखकर कि दूसरे लोग रुके नहीं बल्कि सरनी गठन में प्रवेश करते ही गायब हो गए, वांग बाओले ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल की धड़कन को तेज कर दिया और दूसरों की तरह सीधे सरनी गठन में जा घुसा। जिस क्षण वह सरनी गठन के संपर्क में आया, वह केवल अपनी आंखों में धुंधलापन देख सकता था, जैसे कि वह पानी की सतह से गुजरा हो। जब वह बाहर निकला तो वह ऐसी जगह पर था जहां वह अपने जीवन में कभी नहीं गया था। आसमान अभी भी नीला था और सफ़ेद बादलों से भरा था। तलवार का सूरज अभी भी ऊपर चमक रहा था। हालांकि भूमि अब ऊपरी अकादमी द्वीप नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो कई विशाल पहाड़ों से ढकी हुई थी। ये पहाड़ अजीबोगरीब थे क्योंकि इनके 4 मुख थे, आगे से पीछे की ओर और बाएं से दाएं। इनकी संख्या 100 से ज़्यादा थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सभी एक ही सांचे में तराशे गए थे और बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। इनके बीच की दूरी भी एक जैसी थी, मानो इन्हें एक ही तरह से बनाया गया हो। इस विचित्र दृश्य ने पहली बार आए कई लोगों के बीच तुरंत हलचल मचा दी और लोग अंदर आ गए, और जब सभी लोग सरनी संरचना से गुजरने के बाद उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो चर्चाओं की आवाज़ और भी तेज हो गई।
ये पहाड़ कैसे बने? ये सरनी संरचना है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मैंने एक बार सुना था कि इसे हमारे अपने इथरियल दाओ कॉलेज के 9वीं कक्षा के धार्मिक आयुधों में से एक से बदला गया था। हंगामे की आवाज़ों के बीच वांग बाओले की सांसें भी तेज हो गईं। उसके चारों ओर बहुत सारे लोग थे और वांग बाओले द्वारा कॉम्बैट पवेलियन से उस अजीब व्यक्ति को एक आवाज़ भेजने के बाद भी वह काफ़ी देर तक उसे ढूंढ नहीं पाया। जब वह अपने आसपास के लोगों के बीच चर्चा सुन रहा था तो उसने नीचे के क्षेत्र में पहाड़ों को देखा। अस्पष्ट रूप से वह देख सकता था कि सैकड़ों पहाड़ 5 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित थे। हालांकि इससे पहले कि वह करीब से देख पाता, ऊपर से एक धीमी आवाज़ गूंजी, चुप हो जाओ। पहले से चौथे स्तर तक के सच्चे सांस विशेषज्ञों को क्रमशः पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर क्षेत्रों में प्रवेश करना है, जबकि 5वें स्तर से सच्चे सांसों को केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश करना है। यह आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी जो लोगों के कानों में गूंजती हुई बेहद बहरी थी। तुरंत हर कोई चुप हो गया और जैसे ही उन्होंने अवचेतन रूप से अपने सिर उठाए, सांसों की आवाज़ एक बार फिर सुनी जा सकती थी, लेकिन इस बार किसी ने भी हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल रूप से उनके ऊपर आकाश में परिवर्तन हुए थे। अब 4 विशालकाय सीढ़ियां हवा में तैर रही थीं, जो एक वर्गाकार आकृति में एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। कई लोग, उनमें से कुछ 100 से ज़्यादा, उन पर बैठे हुए देखे जा सकते थे, जो सीढ़ियों को पूरी तरह से ढक रहे थे। अपनी ऊंचाई पर वे पहाड़ों पर हो रही हर प्रतियोगिता को सिर्फ अपना सिर नीचे करके देख सकते थे। यह इस तथ्य से और भी जटिल हो गया था कि उनमें से कई लोगों द्वारा दिया गया दमनकारी बल इतना शक्तिशाली था कि जिसने भी इसे महसूस किया वह हिल गया। हालांकि यह काफ़ी दूरी पर था, जिससे आम आदमी सीढ़ियों पर बैठे व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, लेकिन साधक अपनी आत्मिक ऊर्जा को अपनी आंखों पर केंद्रित करके उन्हें अच्छी तरह से देख पाए, हालांकि वे इसे विस्तार से नहीं देख पाए। वांग बाओले ने सीढ़ियों पर सभी लोगों को देखा क्योंकि उसका दिल भावनाओं के सैलाब से भर गया था। उसने देखा कि वे लोग 3-3 के समूहों में बंटे हुए थे, जिनमें से एक समूह सैनिकों जैसा दिख रहा था, जो एक जैसी वर्दी पहने हुए थे और हत्या करने की तीव्र मंशा दिखा रहे थे, जबकि अन्य 2 समूह फेडरेशन के अधिकारी थे, साथ ही इथरियल दाओ कॉलेज के भी। वांग बाओले की व्याख्या के अनुसार उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनके अस्तित्व को देखकर ही वांग बाओले की आंखें दुखने लगीं। यह एक साधारण व्यक्ति के समान था जो आसमान में चमकते सूरज को देख रहा था। वांग बाओले चौंक गए और उन्होंने जल्दी से अपनी नज़रें वापस खींच लीं। उन्होंने सभी को विस्तार से नहीं देखा, बल्कि इसके बजाय उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि काले लबादे में सजे सेना के एक मोटे आदमी के अलावा एक लंबे लाल लबादे में सजे एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति भी थे, जो चमकते सूरज की तरह बेहद आकर्षक थे। जिस क्षण वांग बाओले ने अपनी नज़र हटाई, उसे अचानक ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। वांग बाओले चौंक गया और यह सोचकर कि वह गलत हो सकता है, उसने उसी दिशा की ओर देखा। जैसे ही वह मुड़ा, उसने तुरंत देखा कि सैन्य कर्मियों के बीच एक महिला उस मोटे आदमी के बगल में बैठी थी जो उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखों में घृणा और घृणा की झलक थी। वह जानी पहचानी लग रही थी। जोलू। वांग बाओले क्षण भर के लिए अवाक रह गया, लेकिन जल्दी से दिखावा किया कि कुछ भी गलत नहीं है और उसने धीरे धीरे अपनी नज़र हटा ली। वह महिला जोलू थी जिसने ईथर सिटी में उस पर हमला करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था। हालांकि उस समय लो अकेडमी द्वीप पर रहने के दौरान उसने उसे बुरी तरह पीटा था और उसके नितंबों पर लात मारी थी। मैंने सुना कि वह सेना में चली गई। उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि उसने मुझे पहचान लिया। क्या यह मेरा वह घटिया बेटा लू जिहाओ हो सकता है जिसने उसे यह खबर फैलाई? वांग बाओले ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। अब जबकि वह पर अकेडमी आइलैंड पर एक शिष्य था, उसने सोचा कि जोलू उससे बदला नहीं ले पाएगा। इसलिए उसने सिर्फ आह भरी और इस पर और ध्यान नहीं दिया। जल्द ही घोषणा के अनुसार सभी फैल गए और संबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने लगे। वांग बाओले ने भी पूर्वी क्षेत्र में कदम रखा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि वह महसूस कर सकता था कि जोलू की नज़र अभी भी उस पर थी। कितना परेशान करने वाला, वांग बाओले ने अपने दिल में बुदबुदाया। उसे इसकी ज़्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि उसने अपनी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग खोली और कॉम्बैट पवेलियन के उस रहस्यमय व्यक्ति को एक और वॉयस ट्रांसमिशन भेजा जिसका उसे समर्थन करना था। भले ही उन्होंने स्पिरिट इंट्रानेट पर वॉयस ट्रांसमिशन नंबरों का आदान प्रदान किया था, लेकिन ये पहली बार होगा जब वांग बाओले उससे मिल रहे थे। उसे अपने निर्देशांक बताने के बाद वांग बाओले ने वॉयस ट्रांसमिशन रिंग बंद कर दी और उसका इंतजार करने के लिए खड़ा हो गया। हालांकि काफ़ी देर बाद जब उसने देखा कि उसके आसपास के लोग उसके अकेले रहने के दौरान जोड़े में इकट्ठा हो रहे हैं, तो वांग बाओले को चिंता होने लगी क्योंकि उसे लगा कि शायद दूसरे पक्ष ने उसके साथ कोई शरारत की है। जैसे ही यह विचार मन में आया, वांग बाओले ने अचानक देखा कि पास की भीड़ में कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी से उस दिशा में देखा और तुरंत वहां एक युवक को खड़ा देखा, जो बहुत भयानक लग रहा था, मानो उसने अभी अभी मल खाया हो। बेटा, वांग बाओले को लगा कि वह व्यक्ति परिचित लग रहा था।
वह लू जिहाओ था, वह व्यक्ति जिसे उसने जांघों पर लात मारी थी और उसकी उंगलियां मरोड़ दी थीं, वह व्यक्ति जिसने उसे डैडी कहा था। वह स्पिरिट ब्रीथ विलेज में नहीं गया, बल्कि अपनी यात्रा के दौरान स्पिरिट रूट प्राप्त करने के बाद अपर अकेडमी आइलैंड में प्रवेश किया। ये देखते हुए कि वांग बाओले ने उसे देखा था, लू जिहाओ ने अपने दांत पीस लिए और धीरे धीरे वांग बाओले के पास पहुंचा। उसका चेहरा गंभीर था। ये तुम नहीं हो सकते, है न? वांग बाओले ने कई बार पलकें झपकाईं। लू जिहाओ ने अपनी ठोड़ी उठाते हुए घुरघुराहट की। वह बहुत क्रोधित था, मानो उसके पास कोई और विकल्प न बचा हो। वांग बाओले हंसा। लू जिहाओ को परखने के बाद वह खुद को रोक नहीं सका और बोला, आओ, मुझे डैडी कहो। डैडी शब्द सुनते ही लू जिहाओ के माथे पर नीली नसें उभर आईं। वह लगभग फटने ही वाला था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और गुस्से से वांग बाओले को घूरने लगा। सुनो वांग बाओले, मुझे इस बार तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ सिर्फ नंबर बनाने आए हो। देखा, जो लू वहाँ ऊपर है, तुम्हें घूर रहा है। अरे, तो ये सच में तुम ही थे जिसने उसे खबर फैलाई। बेटा, तुम वाकई हिम्मत वाले हो, है न? वांग बाओले ने चिल्लाया और कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन उसने अपने चारों ओर सन्नाटा देखा। वांग बाओले ने घुरघुराहट की और लू जिहाओ पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि वह आसमान में सीढ़ियों के दर्शक क्षेत्र को देखने से खुद को रोक नहीं पाया और महसूस किया कि वहां कई लोग उसकी ओर देख रहे थे। वह काफी हैरान था और उसने पलकें झपकाईं। वे सभी मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि जो लू मेरी ओर क्यों देख रहा है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतना असाधारण हूं? ऐसा ही होना चाहिए। वांग बाओले ने अपना गला साफ किया, अपने मन में संदेह पैदा होने पर खुद को सांत्वना दी। वह चालाक दिखने वाला मोटा आदमी वांग बाओले है, जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आसमान में सीढ़ियों के दर्शक स्टैंड पर लाल लबादे में सजे अधेड़ व्यक्ति ने देखा कि वांग बाओले चुपके से उनकी ओर देख रहा है और उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए हैं। लाल लबादे में अधेड़ व्यक्ति के बगल में एक बुजुर्ग बैठा था। वांग बाओले ने उसे ध्यान से नहीं देखा, लेकिन वह व्यक्ति धार्मिक आयुध मंडप का बुजुर्ग था जिसने उसे लोअर अकेडमी द्वीप पर रहते हुए धार्मिक कलाकृतियां दी थीं, क्योंकि वह उससे प्रभावित था। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने बगल में बैठे अधेड़ व्यक्ति को उसका सवाल सुनने के बाद खुशी से जवाब दिया, उपसंप्रदाय स्वामी, वह वही है। जैसे ही धार्मिक आयुध मंडप के बुजुर्ग ने अपना वाक्य समाप्त किया, उसके बगल में बैठे दूसरे बुजुर्ग ने उत्सुकता से पूछा, मैंने सुना है कि यह मोटा आदमी बहुत ही आत्ममुग्ध है और हर समय अपने साथ एक आईना रखता है, क्या ये सच है? बहुत जल्दी लाल वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति के पीछे बैठे इथरियल दाओ कॉलेज के डिप्टी सेक्ट लॉर्ड ने खुशी से कहा, मैंने भी किसी से इस मोटे आदमी के बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता था कि वह अधिकारी बनने का प्रशंसक है और संघ का अध्यक्ष बनने का सपना देखता है। इस आदमी का व्यक्तित्व अच्छा है। हाँ, मुझे लगता है कि ग्रैंड सुप्रीम एल्डर उसे पसंद करेंगे। भीड़ में से हंसी फूट पड़ी। वहां जगह पाने के योग्य लोग ऊपरी अकादमी द्वीप के प्रत्येक मंडप से सभी बुजुर्ग थे। आमतौर पर उन्हें शायद ही कभी देखा या सुना जाता था और वे बेहद सख्त माने जाते थे। हालांकि अब जब वे एक साथ थे तो वे अधिक खुश दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने वांग बाओले की ओर देखा, उन्होंने खुशी खुशी मजाक मस्ती की और उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे, जैसे पुरानी पीढ़ी अपनी युवा पीढ़ी के प्रति होती है। उसी समय सेना के दर्शक स्टैंड पर चेहरे पर निशान और जटिल भाव लिए काले लबादे में सजे एक मोटे आदमी ने वांग बाओले से अपनी नजर हटा ली। जो लू, क्या ये वही व्यक्ति है जिसका आपने उल्लेख किया था? जनरल, ये वही है। मैंने उसके बारे में जो शोध किया है, उसके अनुसार वह मिशन को पूरा करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसे निश्चित रूप से एक संभावित बीज के रूप में आंका जा सकता है। जब आप बाद में उसका प्रदर्शन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वह न केवल धार्मिक कलाकृतियों को निखारने में अच्छा है, बल्कि उसका शरीर भी प्रभावशाली है, जो उसके समकक्षों से कहीं ज्यादा है। जो लू, जो उस मोटे आदमी के बगल में थी, उसके शब्दों को सुनकर सख्त दिखाई दी। भले ही उसके सामने वाला व्यक्ति उसका चाचा था, फिर भी जब वे बाहर थे तो वह बेहद सम्मानजनक थी। हालांकि मैंने सुना है कि तुम्हारा उससे कुछ झगड़ा है। काले लबादे में जनरल जोऊ ने जो लू की ओर देखा। जो लू ने कुछ नहीं कहा। उसने एक जेड स्लिप निकाली और उसे जनरल जोऊ को दे दिया। इसमें वांग बाओले पर किए गए उसके शोध के विस्तृत रिकॉर्ड थे। इसे देखने के बाद जनरल जोऊ ने धीरे धीरे अपनी आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखाई। तो पहले देखते हैं कि वह कैसा प्रदर्शन करता है। जनरल जोऊ ने हंसते हुए जेड स्लिप जेब में रख ली और अपना ध्यान कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट की ओर मोड़ दिया। जैसे ही कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट शुरू होने वाला था, एक सख्त आवाज ने नियमों की घोषणा की। नियम सरल थे। पूर्वी क्षेत्र वह था जहां पहले स्तर के ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ टूर्नामेंट आयोजित करते थे, जबकि दक्षिण क्षेत्र दूसरे स्तर के ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञों के लिए था, और इसी तरह। मध्य क्षेत्र वह था जहां पांचवें स्तर के ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ प्रतिस्पर्धा करते थे। 5 टूर्नामेंट एक साथ आयोजित किए गए।
हर क्षेत्र में ठीक 32 पहाड़ थे, एक छोटे से अखाड़े की तरह जो व्यक्तिगत युद्ध के मैदान का निर्माण करता था। उन्मूलन के दौर के बाद एक व्यक्ति बच जाता। इस तरह प्रत्येक क्षेत्र से 32 व्यक्ति उभरेंगे। उसके बाद वे 32 लोग प्रतियोगिता के दूसरे चरण में आगे बढ़ेंगे जब तक कि एक रैंकिंग नहीं बन जाती। ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञों के पहले से 5वें स्तर तक सबसे मजबूत व्यक्ति का पता चलेगा। दूसरे चरण से सहायक टीम के साथियों को अब अनुमति नहीं दी जाएगी। वास्तव में सहायक टीम के साथी केवल पहले चरण में ही मदद कर सकते थे। आखिरकार ये कॉम्बैट पवेलियन के लिए एक टूर्नामेंट था। पहला चरण अलग अलग पहाड़ों के बीच एक प्रतियोगिता थी। प्रत्येक पहाड़ पर 64 प्रवेश द्वार स्थापित किए गए थे, जिनमें पहाड़ के चारों मुखों में से प्रत्येक पर 16 प्रवेश द्वार स्थित थे। इन 16 प्रवेश द्वारों में पहाड़ तक जाने वाली 16 सड़कें भी थीं। जैसे जैसे 16 सड़कें पहाड़ पर चढ़ती गईं, 8 क्रॉसिंग होंगी, जहां 2 सड़कें एक में मिल जाएंगी। इन क्रॉसिंग पर 2 टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। हारने वाले को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और विजेता सड़क के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगा और अगले क्रॉसिंग पर एक और लड़ाई से गुजरेगा। ये तब तक जारी रहेगा जब तक वे शिखर के पास एक स्थान पर नहीं पहुंच जाते। 16 टीमों में से केवल एक टीम ही शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ सकती थी, जहां वे फिर पर्वत शिखर की लड़ाई में अन्य 3 पर्वत मुखों के विजेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। वास्तव में जब वह चरण पहुंच जाता तो सहायता प्राप्त मैच पहले ही समाप्त हो चुका होता। प्रतिभागियों को आगे के मैचों के लिए खुद पर निर्भर रहना पड़ता। जो अंततः विजयी होगा उसे टूर्नामेंट के दूसरे चरण में प्रवेश करने की पात्रता दी जाएगी। नियमों और विनियमों की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के बाद प्रथम स्तर के ट्रू ब्रीथ शिष्यों के समूह ने कॉम्बैट पवेलियन की व्यवस्था के अनुसार विभिन्न पहाड़ों पर कदम रखा। लू ज़िहाओ ने वांग बाओले पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह पीछे मुड़ा और आगे बढ़ गया। ये देखकर कि लू ज़िहाओ कितना अधीर था, वांग बाओले अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह अभी भी एक बच्चा है। इस विचार के साथ वांग बाओले धीरे धीरे आगे बढ़ा और जल्दी से उन्हें सौंपे गए पहाड़ पर पहुंच गया। एक रास्ता चुनने के बाद वे दोनों एक के बाद एक पहाड़ पर चढ़ गए। उसी समय इथरियल डाउ कॉलेज के ऊपरी अकादमी द्वीप के ऊपर बाहरी आसमान में पहले से ही सरणी गठन बदल चुका था। अब हजारों स्क्रीन दिखाई दी जो हर पहाड़ पर सभी टीमों के बीच होने वाली हर प्रतियोगिता को प्रसारित कर रही थीं। मैच देखने वाले ऊपरी अकादमी द्वीप के हजारों शिष्यों की आंखें स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं। नियमों के अनुसार जैसे जैसे टीमें एक एक करके बाहर होती जाती, उनकी स्क्रीन गायब हो जाती। अंत में केवल 5 स्क्रीन बची रहती जो पहले से 5वें स्तर के ट्रू ब्रीथ राउंड के अंतिम विजेताओं को दिखाती। ये शुरू हो गया है। हाँ, प्रतियोगिता का परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये देखना है कि इस बार कौन सी नई गोलियां, धार्मिक कलाकृतियां, सरणी संरचनाएं और जानवर प्रदर्शित किए जाएंगे। जब अपर अकेडमी द्वीप के हजारों शिष्यों ने अपना सारा ध्यान स्क्रीन पर दिखाई गई पहाड़ी सड़कों पर केंद्रित किया तो लू ज़िहाओ, जो आगे चल रहा था, एक क्रॉसिंग के पास पहुंच रहा था। वह धीरे धीरे धीमा हो गया और रास्ते में नज़ारे का आनंद ले रहे वांग बाओले की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। वांग बाओले, मुझे बाद में तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, यह मेरा टूर्नामेंट है। आराम करो, मैं तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। लू ज़िहाओ, क्या तुम बोलने से पहले खर्राटे नहीं ले सकते? ये बहुत असभ्य है। वांग बाओले ने लू ज़िहाओ की ओर तिरछी नज़र से देखा और लू ज़िहाओ के बोलने से पहले ही 5 उड़ती तलवारें वापस लेने के लिए तुरंत अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उन्हें ले लो, शिकायत मत करो कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। ये 5 उड़ती हुई बर्फ की तलवारें तुम्हारे लिए पहला मैच जीतने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा हैं। हालांकि अगर तुम बाद में फिर से सूंघते हो तो मैं उन्हें वापस ले लूंगा, वांग बाओले ने शांति से कहा और 5 उड़ती हुई तलवारें लू ज़िहाओ की ओर सब्जियां फेंकने की तरह फेंक दीं। वांग बाओले की बातें सुनकर लू ज़िहाओ क्रोधित हो गया। वह उसे अस्वीकार करने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि उड़ती हुई तलवारों से निकलने वाली ठंडी ताकत इतनी तेज और इतनी प्रभावशाली थी कि वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने एक गहरी सांस ली और करीब से देखने पर उसने महसूस किया कि वे 5 उड़ती हुई तलवारें सभी दूसरी श्रेणी की धार्मिक कलाकृतियां थीं। तलवारों की गुणवत्ता ने तुरंत लू ज़िहाओ को उन्हें अस्वीकार करने के अपने इरादे को निगलने पर मजबूर कर दिया। उसने तर्क दिया कि चूंकि वांग बाओले उसका सहायक साथी था, इसलिए उसके द्वारा दी गई उड़ती तलवारें लेना उसके सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं था। इसलिए उसने जल्दी से उन्हें स्वीकार कर लिया। वह अपने अहंकार को व्यक्त करने के लिए एक बार फिर से खर्राटे लेना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि वांग बाओले ने पहले क्या कहा था और ये तथ्य कि उसने उसे उड़ने वाली तलवार दी थी, इसलिए वह चुप रहा। इसके बजाय वह मुड़ा और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया। क्रॉसिंग को देखते हुए वह आगे बढ़ गया। ये देखकर कि लू ज़िहाओ कितना गर्वित दिखने की कोशिश कर रहा था, वांग बाओले ने मन ही मन हंसा। वह खुश था, ये सोचकर कि जिस तरह से उसने 5 उड़ती तलवारें फेंकी थीं, वह प्रभावशाली था, जिससे वह लू ज़िहाओ को लगातार तनाव में रख सकता था। लू ज़िहाओ के साथ वे पहली क्रॉसिंग पर पहुंचे। वे 2 सड़कों के चौराहे पर खड़े थे।
यह क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था और उनके सामने एक पारदर्शी स्क्रीन थी जो सड़क पर आगे बढ़ने को रोक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां एक टीम के खत्म होने के बाद ही पहुंच मिलेगी। जिस क्षण दोनों क्रॉसिंग पर पहुंचे, दूसरी सड़क पर दो आकृतियां बहुत तेजी से दिखाई दीं। ट्रू ब्रीथ विशेषज्ञ की साधना की आभा बहुत तेज थी क्योंकि यह नज़दीक आ रही थी। वे सभी कॉम्बैट पवेलियन के वरिष्ठ शिष्य हैं। लू ज़िहाओ उन दोनों से परिचित था और उसने तुरंत अपने हाथ की मुहरों को सक्रिय कर दिया और 5 उड़ती हुई ठंडी तलवारों को तेज गति से बाहर फेंक दिया ताकि युद्ध में आमने सामने जाने की तैयारी कर सके। तुरंत वातावरण में ठंडी ताकतें भारी हो गईं। ज़िहाओ, आगे बढ़ो, डरो मत, मैं तुम्हें और मशहूर बनाने में मदद करूंगा। इस मैच के बाद तुम निश्चित रूप से अपर अकेडमी आइलैंड पर प्रसिद्ध हो जाओगे। वांग बाओले ने लू ज़िहाओ के प्रभावशाली अंदाज को और बढ़ाने के लिए तुरंत जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में प्रत्याशा की झलक थी। जैसे ही वह दिल खोलकर हंसा, उसने अपना हाथ हिलाया और जल्दी से अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक छोटी लकड़ी की बाल्टी निकाली, उसे आसमान की ओर उछाल दिया। तेज धमाके के साथ लकड़ी की छोटी बाल्टी हवा में फट गई, जिससे एक आतिशबाजी जैसी चमक दिखाई दी जो बेहद रंगीन थी। तुरंत दर्शक स्टैंड में बैठे दर्शकों का ध्यान उस ओर गया। अपर अकेडमी आइलैंड पर जैसे ही आतिशबाजी छोड़ी गई, वांग बाओले और लू ज़िहाओ की गतिविधि दिखाने वाली स्क्रीन तुरंत चमक से भर गई, जिससे ये हजारों स्क्रीन में से सबसे ज्यादा आकर्षक बन गई। इसने अपर अकेडमी आइलैंड पर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या स्थिति है? कोई वास्तव में पटाखे छोड़ रहा है। मेरी आंखें मेरे साथ छल तो नहीं कर रही हैं, है न? वह क्या कर रहा था? न केवल अपर अकेडमी द्वीप पर सभी लोग हैरान थे, बल्कि इथरियल डाओ कॉलेज के सैन्य और उच्च अधिकारी जो हवा में थे, साथ ही फेडरेशन के अधिकारी भी हैरान थे। उन्होंने हर साल कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को पटाखे छोड़ते देखा था। जब सभी लोग देखने के लिए मुड़े, तो ये स्पष्ट था कि कॉम्बैट पवेलियन के 2 वरिष्ठ शिष्य सभी हैरान थे। वह आखिर क्या कर रहा है? यह उसकी सबसे भयानक चाल है। दोनों वरिष्ठ तुरंत हैरान हो गए, उनके दिल धड़कने लगे। जैसे ही फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्स पास आए, उन्होंने तुरंत अपनी रहस्यमयी तकनीकें सक्रिय कर दी, जिससे उनकी गति कई गुना बढ़ गई। एक पल में, भले ही उन्हें फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड से खरोंचें लगी हों, वे वांग बाओले की ओर दौड़ पड़े। ये स्पष्ट था कि वे नहीं जानते थे कि वांग बाओले कौन है, और इस तथ्य के साथ कि उन्होंने वांग बाओले को एक शक्तिशाली चाल चलते हुए देखा था, उनका एकमात्र विचार लू ज़िहाओ को हराने से पहले इस मोटे आदमी से छुटकारा पाना था। ये देखकर कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हो रही थीं, वांग बाओले तुरंत चिंतित हो गए। उनकी आतिशबाजी की एक समय सीमा थी, जो लंबे समय तक नहीं चल सकती थी। उन्होंने जानबूझकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया ताकि लू ज़िहाओ अपनी उड़ती हुई ठंडी तलवारों का प्रदर्शन कर सकें। बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दी से पीछे हटकर चिल्लाया, जल्दबाजी मत करो तुम दोनों। मैं धार्मिक आयुध मंडप से हूं और केवल धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने का प्रभारी हूं। आपको इसके बजाय मेरे बेटे से लड़ना चाहिए। जैसे ही कॉम्बैट पवेलियन के 2 शिष्यों ने स्थिति की व्याख्या की और वांग बाओले की ओर बढ़ने के लिए अपनी रहस्यमय तकनीक को सक्रिय करने का निर्णय लिया, आसमान में दर्शक स्टैंड पर बैठे लोगों का ध्यान तुरंत 5 क्षेत्रों के विभिन्न युद्ध के मैदानों से हटकर वांग बाओले के स्थान पर केंद्रित हो गया, जहां पटाखे छोड़े जा रहे थे। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? पटाखे छोड़ना। सीढ़ियों पर जहां इथरियल दाओ कॉलेज के उच्च अधिकारी थे, प्रत्येक मंडप के बुजुर्ग अपनी आंखें चौड़ी करके अविश्वसनीय रूप से घूर रहे थे। यहां तक कि डिप्टी सेक्ट लॉर्ड और लाल वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी हैरान रह गए। धार्मिक आयुध मंडप के बुजुर्ग, जो वांग बाओले के प्रशंसक थे, भी स्थिति को समझाने की कोशिश करते हुए फूट फूट कर हंसे। मुझे लगता है यह उसका कोई तुरुप का पत्ता है। भीड़ ने एक दूसरे को देखा तो जनरल जोऊ, जो सामने सैन्य सीढ़ी के दर्शक मंच पर था, भी चौंक गया। उसके बगल में बैठा जोऊ लू भी उसी तरह हैरान दिख रहा था। अगर उनकी प्रतिक्रियाएं भी ऐसी ही थीं, तो ऊपरी अकादमी द्वीप पर मौजूद हजारों साधकों की प्रतिक्रियाएं भी पूर्वानुमानित थीं। उनमें से कुछ ने पहले ही एक उग्र चर्चा शुरू कर दी थी, क्योंकि वे सभी वांग बाओले को दिखाने वाली स्क्रीन को घूर रहे थे। स्क्रीन पर दिखाए गए युद्ध के मैदान में वांग बाओले थोड़ा परेशान दिख रहे थे। न केवल उनके अनुनय ने काम नहीं किया, बल्कि कॉम्बैट पवेलियन के 2 शिष्य और भी दृढ़ लग रहे थे। उन्होंने न तो लू ज़िहाओ के उन्हें रोकने के प्रयास पर ध्यान दिया और न ही उड़ती हुई फ्रॉस्ट तलवारों पर। हालांकि उन्हें कुछ खरोंचें लगी थीं, लेकिन वे परेशान नहीं दिखे क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अपनी रहस्यमय तकनीक को उजागर किया और पलक झपकते ही वांग बाओले के पास पहुंचते ही अपनी गति और भी बढ़ा दी। साथ ही वे दबी हुई सांसों में कोस भी रहे थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई शक्तिशाली चाल नहीं थी जो वांग बाओले ने दिखाई थी। वे और भी क्रोधित थे कि उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना था, क्योंकि वांग बाओले की अप्रत्याशित आतिशबाजी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था और वे अपमान का जोखिम नहीं उठा सकते थे। घटनाओं के पूरे क्रम को बताने में बहुत समय लग जाता, जो वास्तव में पलक झपकते ही घटित हो गया। कॉम्बैट पवेलियन के 2 शिष्यों में से एक ने गुस्से से चिल्लाया, घूंसा मारते हुए,
मुक्का मारने की ताकत को नज़रअंदाज करते हुए उसका प्रभावशाली तरीका पहले से ही प्रभावशाली था। यह एक शक्तिशाली मुक्का था जो सब कुछ चकनाचूर कर सकता था। ये देखते हुए दूसरे व्यक्ति ने भी अपना सब कुछ झोंक दिया, अपने सभी ताबीज वापस ले लिए और मंत्रों का जाप करते हुए वान बाओले की ओर कई आग के गोले और हवा के ब्लेड बनाए। तुम दोनों इतने नासमझ क्यों हो? वान बाओले ने चकमा देना चाहा, लेकिन वह जिस क्षेत्र में था वह पर्याप्त चौड़ा नहीं था। ये देखकर कि आतिशबाजी खत्म होने वाली थी और अब समय नहीं बचा था, वह परेशान हो गया और उसने मुट्ठी भर गोल्डन बेल शील्ड मोतियों को उठाया और उन्हें अपने पैरों पर फेंक दिया। पीछे हटो, वान बाओले ने धीमी आवाज में चिल्लाया। जैसे ही मोती जमीन पर गिरे वे पृष्ठभूमि में एक जोरदार धमाके के साथ आपस में जुड़ गए। सुनहरी किरणें तुरंत प्रकट हुईं, जिसने वान बाओले को 2 कॉम्बैट पवेलियन शिष्यों से दूर कर दिया। उसने लू जिहाओ को अपनी फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड दिखाने का मौका देने के लिए उन्हें रोकने की योजना बनाई थी। आखिरकार उसकी योजनाओं के अनुसार फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड उसके धार्मिक कलाकृतियों में सबसे ज्यादा हिट होने वाली थी। वास्तव में उसकी योजनाओं में धार्मिक कलाकृतियों के पैकेजों के कई विवरण फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड के इर्द गिर्द घूमते थे। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने वान बाओले को फिर से परेशान कर दिया। उसकी गोल्डन बेल शील्ड चमक उठी। कॉम्बैट पवेलियन के 2 शिष्यों के मंत्र और मुट्ठी ने सीधे चमक को मारा और एक बहरा धमाका हुआ। जैसे ही ध्वनि गूंजी, दोनों कॉम्बैट पवेलियन शिष्यों के दिमाग में हलचल मच गई, उनके चेहरे के भाव बेतहाशा बदल गए। वह कौन सी धार्मिक कलाकृति थी? अपने सदमे में वे केवल यह महसूस कर सकते थे कि वे एक अत्यंत कठिन पहाड़ी दीवार से टकरा गए थे। जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया वह यह था कि इस सुरक्षा कवच द्वारा एक अत्यंत मजबूत प्रतिबल उत्पन्न हुआ जो सीधे उनके प्रभावशाली हमले को वापस उन पर प्रतिबिंबित करता है। अगर केवल प्रतिध्वनि होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि प्रतिध्वनि प्रतिबल से आत्मा क्यूई ज्वार से बना एक तूफान उत्पन्न हुआ जो सभी दिशाओं में फैल गया। दोनों शुरू से ही कुलीन नहीं थे। भले ही वे वरिष्ठ शिष्य थे, लेकिन उनकी साधना सच्ची सांस के दायरे के पहले स्तर पर ही रही, उच्च क्षमता वाली नहीं। अब आत्मा क्यूई ज्वार सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था, किसी भी क्षण उनके शरीर पर उतरने वाला था। जब वे दर्द से चिल्ला रहे थे, उनमें से एक ने सदमे में पीछे हटने की कोशिश की, जबकि दूसरा ऐसा करने में सक्षम नहीं था। उसका शरीर एक पतंग की तरह था जिसकी डोरी कट गई थी, जो सीधे बल में गिर गई और जमीन पर उतरने के बाद उसके मुंह से ताज़ा खून बह रहा था। उसने सदमे में वान बाओले को देखा और महसूस किया कि वह एक सक्षम व्यक्ति से मिला था। अगर कोई उसे नहीं देख रहा होता तो उसे परवाह नहीं होती। हालांकि अब जब लोग उसे देख रहे थे तो उसे एहसास हुआ कि अगर वह लड़ता रहा तो वह केवल अपमान में ही गिरेगा। इसलिए उसने हार मान ली। कॉम्बैट पवेलियन का दूसरा शिष्य जो चकमा देने में कामयाब रहा था, वह केवल एक सहायक टीम का साथी था। ये देखकर कि प्रतिभागी ने हार मान ली थी, वह केवल फूट फूट कर हंस सकता था और उसका अनुसरण कर सकता था। जब उसने वान बाओले के सामने सुनहरी चमक को देखा तो उसकी आंखों में अभी भी सदमा साफ दिखाई दे रहा था। घटनाओं का क्रम इतनी तेजी से हुआ था कि फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड पकड़े हुए लू जिहाओ के आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। हार स्वीकार करने वाले युगल को देखते हुए लू जिहाओ अचानक क्रोधित हो गया और उसने गुस्से से वान बाओले को घूरा। वान बाओले, क्या हम पहले सहमत नहीं थे? आपने कुछ भी न करने का वादा किया था। यह मेरा टूर्नामेंट है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं केवल अपनी रक्षा कर रहा था। क्या मैं ऐसा भी नहीं कर सकता? वान बाओले ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा क्योंकि उसने वास्तव में हमला करने की योजना नहीं बनाई थी। ये सिर्फ इतना था कि उसने विरोधियों के इतने कमज़ोर होने की उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में भले ही वे मोती काफ़ी शक्तिशाली थे और वान बाओले द्वारा एंटी शॉक शिलालेखों के साथ और भी बढ़ाए गए थे, जिससे वे स्पिरिट क्यूई ज्वार को उत्तेजित करने में सक्षम थे, लेकिन कॉम्बैट पवेलियन के एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रभाव उतना चौंकाने वाला नहीं था। हालांकि ये स्पष्ट था कि हार मानने वाले दोनों कुलीन नहीं बल्कि साधारण शिष्य थे। जो कुछ हुआ था उसे देखकर वान बाओले को लगा कि उसकी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया भी बेहद तेज थी। ये सोचकर कि बहुत से लोग उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे, वान बाओले ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने आसमान की ओर देखा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। बुजुर्ग, शिक्षक, वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई, आप कैसे हैं? मेरा नाम वान बाओले है। आज मैं एक धार्मिक कलाकृति पेश करने आया हूँ। इसे गोल्डन बेल शील्ड कहा जाता है। आपने सही सुना, ये पौराणिक गोल्डन बेल शील्ड है। आप सभी ने इसे अभी देखा है। ये धार्मिक कलाकृति अत्यंत शक्तिशाली है। इसके मूल में इंद्रधनुषी आत्मा के पत्थर हैं और ये 30,000 से अधिक शिलालेखों से ढका हुआ है। ये कीमती स्टार युग रेत से बना है और पूरी तरह से बनने से पहले धीमी आग पर 39 दिनों के शोधन से गुजरा है। वान बाओले ने खांसी के साथ अपना गला साफ किया। धार्मिक कलाकृति का वर्णन करते समय उनका स्वर बहुत अधिक स्वाभाविक हो गया। हालांकि वास्तव में उन्होंने ऐसा हताश होकर किया था।
उसे लगा कि वह आतिशबाजी को बर्बाद नहीं होने दे सकता, और अब जब उसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है तो उसे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे कुछ तो कहना ही होगा। चूंकि वह उड़ती हुई बर्फीली तलवार का विज्ञापन नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल सुरक्षात्मक मोतियों का विज्ञापन कर सकता था। जिस क्षण उसने बात की, आसमान में खड़े दर्शक दीर्घाओं में बैठे सभी लोग कांप उठे। यह विशेष रूप से लाल वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति के लिए था जो सदमे में जम गया था। यह मोटा आदमी वास्तव में अपने उत्पादों का विज्ञापन कर रहा है। क्या यह नियमों के विरुद्ध है? अन्य सभी बुजुर्ग अवाक रह गए। केवल धार्मिक आयुध मंडप के बुजुर्ग, जो वांग बाओले के प्रशंसक थे, ने अपना गला साफ किया। इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। आखिरकार उसने अन्य प्रतिभागियों को प्रभावित नहीं किया। इसे युद्ध की रणनीति भी माना जा सकता है। आप इससे ये भी देख सकते हैं कि यह लड़का काफी चतुर है। उसके शब्दों ने लाल वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति और आसपास के बुजुर्गों के चेहरे पर अजीब से भाव ला दिए। न केवल धार्मिक आयुध मंडप के बुजुर्ग खुलेआम वांग बाओले का पक्ष ले रहे थे और उसके लिए कोई रास्ता खोज रहे थे, बल्कि वे उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे। जो कुछ भी हुआ था उसे युद्ध की रणनीति के रूप में समझाना वाकई प्रभावशाली था। दूसरी तरफ सैन्य पक्ष में सभी योद्धा भी हैरान थे। यहाँ तक कि जोऊ लू भी हैरान था। जबकि जनरल जोऊ हंसने लगा। उसने वांग बाओले की ओर देखा और उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई देने के साथ ही उसमें उसकी दिलचस्पी और भी गहरी हो गई। उसी समय बाहरी ऊपरी अकादमी द्वीप पर हंगामा मच गया। आसपास के सभी मंडपों के शिष्य अचंभित थे और वे आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। ये बहुत बेशर्मी है। लोगों ने पहले भी विज्ञापन बनाए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना सीधा नहीं था। उसने कितनी हिम्मत की। मैंने पहले भी इस बारे में सोचा था, लेकिन मुझे इसे अंजाम देने की हिम्मत नहीं हुई। ये वांग बाओले, वह मशहूर होने वाला है। हंगामा फैल गया। धार्मिक आयुध मंडप के सभी लोगों ने गहरी सांस ली। विज्ञापन के इस जबरदस्त रूप ने उन्हें असमंजस में डाल दिया। हालांकि वांग बाओले का विज्ञापन खत्म नहीं हुआ था। अब सभी को लुभाया जाना चाहिए। हालांकि इस उत्तम द्वितीय श्रेणी के धार्मिक आर्टिफैक्ट में और भी अनूठी विशेषताएं हैं। मैंने विशेष रूप से शामिल की गई एंटी शॉक क्षमताओं के अलावा यह एक ऐसे बल के साथ स्पिरिट क्यूई तूफान बना सकता है जिसे आप सभी ने अभी देखा है। क्या आपको लगता है कि इसकी सीमा यही है? नहीं, देखो। वांग बाओले ने गहरी सांस ली और अपना दाहिना हाथ उठाकर उस सुनहरी चमक की ओर इशारा किया जो अभी भी बची हुई थी। जैसे ही उसने इशारा किया, चमक तुरंत विकृत हो गई। हजारों दर्शकों की निगाहों के सामने सीधे जोर से फट गई। इसने एक वायु दाब तरंग पैदा की जो सभी दिशाओं में फैल गई। इसने कॉम्बैट पवेलियन के 2 शिष्यों को इतना भयभीत कर दिया कि उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। इथरियल दाव कॉलेज के उच्च अधिकारी, सेना, साथ ही फेडरेशन के अधिकारी जो आसमान में ऊपर दर्शक स्टैंड पर थे, अचानक गंभीर हो गए। उनकी नज़र में एक बेहतरीन द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृति के बारे में चिल्लाने जैसा कुछ नहीं था। हालांकि द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृतियों में मनके की प्रभावशालिता ने उनकी आंखों को आकर्षित किया। ऊपरी अकादमी द्वीप से बाहर से देख रहे शिष्य अचानक शोर से शांत हो गए। कुछ ने तो अपनी सांस रोक ली और वे सदमे में घूरने लगे, जबकि उनमें से कुछ का मुंह और बढ़ गया। वांग बाओले ने अपनी नज़र आसमान में दर्शक स्टैंड की ओर घुमाई। दर्शकों के चेहरे के भावों को देखकर वह उत्साहित हो गया और फिर से बोला, यह इस धार्मिक कलाकृति की अंतिम महान शक्ति है। इसके बारे में सोचो, जब इसे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो आपके प्रतिद्वंद्वी को इसे नष्ट करने में कठिनाई होगी। इसके अलावा अगर यह अचानक फट जाए तो यह कितना अप्रत्याशित और चौंकाने वाला होगा। इतनी कीमती और बहुमुखी धार्मिक कलाकृति जिसमें अप्रत्याशित शक्तियां हैं। लू जिहाओ, आप इसे कितना मूल्यवान मानते हैं? वांग बाओले उत्साहित था और उसने लू जिहाओ को देखा, उसे संकेत देने की कोशिश कर रहा था। लू जिहाओ को नहीं पता था कि दूसरे लोग चौंक गए थे या हैरान, लेकिन वह वांग बाओले के अचानक भड़कने से पूरी तरह स्तब्ध था। हालांकि सिर्फ इतना कहना ही काफी था और वांग बाओले ने अपनी जांघ पर तमाचा मारा। उसकी आवाज में बहुत उत्साह था। वाकई, ऐसी धार्मिक कलाकृति की कीमत 3000 स्पिरिट स्टोन होगी। लू जिहाओ आश्चर्य से दंग रह गया। वह जबरदस्ती का विज्ञापन ऊपरी अकादमी द्वीप पर दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा नकली था। हालांकि मन का वाकई बेहतरीन क्वालिटी का था, लेकिन इसकी कीमत हास्यास्पद रूप से महंगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी वांग बाओले से आकर्षित थे। इससे कॉम्बैट अकादमी मंडप की चमक कुछ कम हो गई। फिर भी गोल्डन बेल बीड की प्रतिष्ठा मजबूती से बनी हुई है। कोई कह सकता है कि ऊपरी अकादमी द्वीप पर लगभग हर कोई इसके बारे में जानता था। यहाँ तक कि ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के 5वें चरण के पुराने शिष्यों को भी इसके बारे में पता था। दर्शकों के अजीबोगरीब हाव भाव के बीच वांग बाओले अभी भी बहुत ऊर्जावान थे। उन्होंने फिर से अपनी जांघ थपथपाई, जोर से पाह की आवाज निकाली और बहुत ऊर्जावान दिखे। हालांकि आज मेरे पास आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है।
ऑर्डर करने वाले पहले 100 दाववादियों को 3000 स्पिरिट स्टोन की ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ 1000 की ज़रूरत होगी। आपने सही सुना, सिर्फ 1000 स्पिरिट स्टोन और आप ये खजाना घर ले जा सकते हैं। वान बाओले ने जोर से चिल्लाया, यहाँ तक कि अपना वॉयस ट्रांसमिशन नंबर भी सभी के साथ साझा किया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनकी वॉयस ट्रांसमिशन रिंग बहुत तेज़ी से कंपन करने लगी। वान बाओले की वॉयस ट्रांसमिशन रिंग पर तुरंत एक के बाद एक संदेश भेजे गए। लू ज़िहाओ और 2 कॉम्बैट पवेलियन शिष्य चौंक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि वान बाओले की वॉयस ट्रांसमिशन रिंग इस तरह कांप रही थी मानो फटने वाली हो। पलक झपकते ही उन्हें सैकड़ों संदेश भेजे गए। वान बाओले बहुत उत्साहित और हैरान थे। हालांकि उसे उम्मीद थी कि उसका विज्ञापन व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना प्रभावी होगा। वास्तव में, हालांकि 1000 स्पिरिट स्टोन की कीमत अपेक्षाकृत महंगी थी, फिर भी यह स्वीकार्य थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दूसरे दर्जे की धार्मिक कलाकृति थी और वान बाओले के विज्ञापन के कारण। चाहे वे इसे शोध के उद्देश्य से खरीदना चाहते थे या इसका उपयोग करना चाहते थे, भले ही ऊपरी अकादमी द्वीप के दसियों हजार शिष्यों के ग्राहक आधार ने विज्ञापन को नकली पाया हो, वान बाओले को अभी भी कुछ 100 ऑर्डर मिले। यहाँ तक कि 2 कॉम्बैट पवेलियन शिष्यों ने भी होश में आने के बाद तुरंत मोतियों को खरीदने के लिए कहा। आखिरकार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी शक्ति का अनुभव किया था और यह गर्म केक की तरह बिक रहा था। उन दोनों के लिए वान बाओले इतने खुश हुए कि उन्होंने उन्हें छूट दे दी। आपका स्वाद अच्छा है, वान बाओले हंसे। दर्शकों की निगाहों के सामने उन्होंने 2 कॉम्बैट पवेलियन शिष्यों के साथ सौदा पूरा किया। उसके बाद उसने अभी भी स्तब्ध लू ज़िहाओ को साथ लिया और सीधे उस रास्ते पर चला गया जो उसके सामने प्रकाश स्क्रीन के गायब होने के बाद दिखाई दिया। आतिशबाजी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी और वान बाओले का विज्ञापन पहले ही समाप्त हो चुका था। हालांकि आकाश मंच और ऊपरी अकादमी द्वीप के शिष्यों में से कई लोगों ने अभी भी वान बाओले पर ध्यान दिया और उपद्रवी चर्चाएं कभी खत्म नहीं हुईं। ये वान बाओले, वह संभवतः हर मैच में विज्ञापन नहीं कर सकता है ना? ऐसा कहने के बाद मैं वास्तव में अगले धार्मिक आर्टिफैक्ट को देखने के लिए उत्सुक हूं जिसका वह विज्ञापन करता है। जब दर्शक चर्चा कर रहे थे, ईथर दाओ कॉलेज और सेना सभी अलग अलग भावों से वान बाओले और लू ज़िहाओ की ओर देख रहे थे, जो पहाड़ी सड़क पर यात्रा कर रहे थे। वान बाओले ने दूसरों के ध्यान की परवाह नहीं की। वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था और लू ज़िहाओ की ओर देखा। वान बाओले के बगल में खड़े होकर वह भी अभी अपने होश में आया था और उसके चेहरे पर एक बेहद भद्दा भाव था। हालांकि लू ज़िहाओ को ऐसा देखकर कि वह उस पर चिल्लाने वाला है, वान बाओले ने लू ज़िहाओ के कंधे को थपथपाया और उदारता से बोला, लू ज़िहाओ, हम रिश्तेदार हैं। चिंता मत करो, हम मुनाफे को 70-30 में बांट लेंगे। जैसे ही उसने ऐसा कहा, लू ज़िहाओ के भीतर फूटने वाला क्रोध का तूफान तुरंत एक पल के लिए रुक गया। उसके बाद ये लू ज़िहाओ के नियंत्रण के बिना ही शांत हो गया और बुझ गया। मैं अपने नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस वह पारिश्रमिक मिल रहा है जिसका मैं हकदार हूँ। लू ज़िहाओ ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसकी हृदय गति अनियंत्रित रूप से बढ़ गई और उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि उसे कितने पैसे मिलेंगे। काश, जैसे ही उसने हिसाब लगाया, उसने सोचा कि कैसे वान बाओले ने हमला किया और उसकी प्रसिद्धि छीन ली और उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा। वान बाओले, मैं लू ज़िहाओ ऐसा आदमी नहीं हूं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं जो तुमने पहले किया था उसे छोड़ दूंगा, लेकिन आने वाली दूसरी लड़ाई मेरी है। मेरी प्रसिद्धि चुराने मत आओ, यह मेरा टूर्नामेंट है। समझ गया? आओ, ये कवच पहनो, आगे बढ़ो और लड़ो। वान बाओले ने लू ज़िहाओ को देखकर जल्दी से कहा जैसे कि वह एक बार फिर से विस्फोट करने वाला था। उसने एक चमकदार कवच फेंका। कवच को देखकर लू ज़िहाओ का गुस्सा गायब हो गया, लेकिन वह मन ही मन बड़बड़ाया। उसे लगा कि यह उसके नैतिक सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। उसके बाद उसने वान बाओले के साथ गति पकड़ी, जो बहुत उत्साहित था, और अंततः दूसरे मिलन बिंदु पर पहुंच गया। पहला मिलन बिंदु 16 का दौर था और दूसरा मिलन बिंदु अभी 8 का दौर था। 8 के दौर में पहुंचने वाली टीमें निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं थीं और उनके पास अपनी प्रतिभा होनी चाहिए। इसलिए न तो वान बाओले और न ही लू ज़िहाओ ने अपनी रक्षा में ढील देने की हिम्मत की। यह विशेष रूप से वान बाओले के लिए था। पिछली लड़ाई के अनुभव से सीखते हुए उसने एक गोल्डन बेल बीट प्राप्त किया और लू ज़िहाओ के साथ दूसरे मिलन बिंदु पर पहुंचने पर अपने पैरों पर इसे सक्रिय कर दिया। जैसे ही सुनहरी रोशनी की स्क्रीन दिखाई दी, वान बाओले वहीं खड़े हो गए और अपनी छाती पीटने लगे। ज़िहाओ, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। शुभकामनाएं। लू ज़िहाओ ने वान बाओले की ईमानदारी को महसूस किया। उसने एक गहरी सांस ली और बोलने ही वाला था, वे आ रहे हैं, ज़िहाओ जाओ। वान बाओले ने तुरंत उसे याद दिलाया। लू ज़िहाओ के हाव भाव बदल गए और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दी। उसने अपना सिर दूसरी तरफ देखने के लिए घुमाया और तुरंत देखा कि एक आदमी और एक औरत उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। वह आदमी बड़ा और प्रभावशाली था, उसकी आंखों में चमक थी।
उसने बैंगनी रंग का कवच पहना हुआ था और 3 उड़ती हुई तलवारें उसे घेरे हुए थीं। उसके पीछे खड़ी महिला छोटी और बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद कलाई पर घंटियों की एक अंगूठी थी और जब वह दौड़ती थी तो घंटियां बजती थीं। बस इतना ही नहीं था, इस महिला के बगल में 3 खतरनाक भेड़िए थे जो आधे आदमी से ज्यादा लंबे थे। इन भेड़ियों की आंखों में खतरनाक चमक थी और वे भागते समय गुर्राते थे। उनके खुले हुए नुकीले दांत अविश्वसनीय रूप से तीखे थे और वे बेहद खतरनाक लग रहे थे। जानवरों को वश में करने वाला। लू जिहाओ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन बाद में उसकी आंखों में चमक दिखाई दी। हालांकि वह बीस्ट टैमिंग पवेलियन के किसी शिष्य से मिलने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उनसे लड़ना मुश्किल था, लेकिन लड़ने की उसकी इच्छा बढ़ गई क्योंकि वह जानता था कि उसे वैसे भी एक से लड़ना है। जैसे ही उसने अपना शरीर हिलाया और अपने हाथों को हिलाया, 5 उड़ती हुई ठंडी तलवारें तुरंत उड़ गईं और एक बर्फीली आभा ने उसे घेर लिया जिससे वह युद्ध के देवता जैसा लगने लगा। उसने सीधे कॉम्बैट पवेलियन के शिष्य पर हमला किया। कॉम्बैट पवेलियन के शिष्य ने अपनी आंखें सिकुड़ी और वांग बाओले के शरीर के चारों ओर सुरक्षात्मक स्क्रीन को देखा। उसने इसकी परवाह नहीं की और लू जिहाओ की ओर बढ़ा। जब उसने अपना पहला कदम रखा तो वह एक विशाल जानवर की तरह दिख रहा था। दोनों आदमी तुरंत एक दूसरे से भिड़ गए। जैसे ही लड़ाई की आवाज़ें फैलीं, उनकी उड़ती हुई तलवारें भी बीच हवा में बहुत तेजी से टकराईं, एक दूसरे की सील तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। उसी समय तावीज़ उड़े और उन दोनों की शारीरिक शक्ति उस समय पूरी तरह से प्रदर्शित हुई जब वे एक दूसरे पर वार कर रहे थे। लू जिहाओ की ताकत भी उस समय पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्स पर उसका नियंत्रण और उसके मंत्रों में परिवर्तन सभी तेज और भयंकर थे। कुछ हाथ की मुहरों के साथ उसने अपने दाहिने हाथ को उसके आकार से 2 गुना कर दिया। जैसे ही उसमें से एक काली चमक निकली, उसने एक मुक्का मारा। हालांकि कॉम्बैट पवेलियन शिष्य उल्लेखनीय था, वह लू जिहाओ की लीग में बिल्कुल नहीं था। जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति बदली, महिला की आंखों में एक ठंडी चमक उठी और उसने एक हाथ की मुहर बना ली। तुरंत उसके बगल में 3 भेड़िए गुर्राए और सीधे लू जिहाओ पर हमला किया। ये तीनों भेड़िए धीमे नहीं थे और उनके नुकीले दांतों में अविश्वसनीय काटने की शक्ति थी। ऐसा लग रहा था कि वे एक ही काटने से धार्मिक कलाकृति को भी तोड़ सकते हैं। ये दृश्य देखकर वांग बाओले क्रोधित हो गया और अपनी सुरक्षात्मक स्क्रीन के भीतर चिल्लाया, अरे, यह उचित नहीं है। तुम उसे धमका रहे हो। महिला ने वांग बाओले को तिरस्कार भरी नज़र से देखने के लिए अपना सिर झुकाया। वह रुकी नहीं, बल्कि आगे की ओर छलांग लगाते हुए लू जिहाओ की ओर दौड़ी। उन परिस्थितियों में भी लू जिहाओ उनके बराबर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग बाओले ने फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्स में चुंबकत्व जोड़ा था। इसलिए उन्हें नियंत्रित करने के लिए उसे इतनी आत्मिक ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। लू जिहाओ पर कवच का सूट भी वांग बाओले ने बेहद मजबूत बनाने के लिए तैयार किया था। इसका नॉकबैक प्रभाव भी था। इसकी वजह से लू जिहाओ लड़ते लड़ते और भी मजबूत हो गया। ये देखकर कि लू जिहाओ ठीक है, वांग बाओले ने चिंता करना बंद कर दिया और अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक और छोटी लकड़ी की बाल्टी निकाली। एक हंसी के साथ उसने इसे बाहर फेंक दिया और ये तुरंत हवा में फट गया। आतिशबाजी जल्दी से फैल गई और आकाश मंच और ऊपरी अकादमी द्वीप पर दर्शकों की निगाहें शानदार आतिशबाजी को देखने के बाद एक बार फिर वांग बाओले पर इकट्ठी हो गईं। इस बीच कॉम्बैट पवेलियन के शिष्य और महिला के हाव भाव बदल गए। उन्होंने पहले भी आतिशबाजी देखी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। आतिशबाजी को फिर से देखने के बाद वे हाई अलर्ट पर थे। जब वे हाई अलर्ट पर थे और लू जिहाओ की अभिव्यक्ति गुस्से और दुख में बदल गई, तो वांग बाओले ने अपनी सुरक्षात्मक स्क्रीन के भीतर खांसी की और मुट्ठी बांधकर आकाश की ओर देखा। प्रिय बुजुर्गों, शिक्षकों और साथी शिष्यों, यहाँ देखो। मुझे यकीन है कि जब भी आप बीस्ट टैमिंग पवेलियन के शिष्य को देखते हैं तो आप सभी को सिरदर्द होता है। आखिरकार उनके पास खतरनाक जानवर हैं और उनसे लड़ने में हम नुकसान में हैं। आप देखिए, मेरा लड़का खुद दोस्त लू जिहाओ अब इसी स्थिति का सामना कर रहा है। अब तो हमें क्या करना चाहिए? वांग बाओले की आवाज़ एक बार फिर उत्साहित हो गई। हालांकि उसने लू जिहाओ को लगभग मेरा लड़का कह दिया था, लेकिन वह भाग्यशाली था कि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी कलाई को जोर से हिलाया। आज मैं वांग बाओले शाही तौर पर आपको एक और प्रकार की धार्मिक कलाकृति से परिचित कराता हूँ। इसका नाम है चुप रहो। हाँ, आपने सही सुना। इस प्रकार की धार्मिक कलाकृति को चुप रहो कहा जाता है। वांग बाओले ने बहुत उत्साह से कहा, उसकी आवाज़ तेज थी। जब वांग बाओले ने आतिशबाजी का दूसरा सेट शुरू किया तो आकाश में और ऊपरी अकादमी द्वीप पर हर किसी ने अनजाने में एक बार फिर वांग बाओले पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। क्या वह बार बार अपनी कलाकृतियों का विज्ञापन करने के लिए दृढ़ है? यह क्या है? कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट या कोई नया उत्पाद रिलीज? चुप रहो। वह क्या कर रहा है? हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। ये खास कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट पिछले सालों से खास तौर पर अलग था।
आसमान में मिलिट्री और फेडरेशन के अधिकारियों के साथ साथ इथरियल डाओ कॉलेज के वरिष्ठ प्रबंधन के चेहरे पर भी अजीब भाव थे। वान बाओले को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कोई टूर्नामेंट नहीं देख रहे हैं, बल्कि विज्ञापन सेगमेंट के लिए शौकिया तौर पर लाइव प्रसारण करने वाला कोई गैर पेशेवर होस्ट देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डरे हुए थे लू जिहाओ के प्रतिस्पर्धी, पुरुष और महिला। जिस क्षण वान बाओले ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, वे चौंक गए थे। लेकिन अब उसकी हरकतों को देखने और उसके शब्दों को सुनने के बाद वे एक बार फिर अवाक रह गए। अगर उसके पास सुरक्षा की परत न होती तो वे सहज रूप से उसे रोक देते। वान बाओले की हरकतों ने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया। घबराहट के एक पल में वह मोटा आदमी लू जिहाओ से पूछे बिना नहीं रह सका, वह क्या कर रहा है। लू जिहाओ दुख में डूबा हुआ था। उसे लगा कि उसकी सुर्खियां फिर से वान बाओले द्वारा छीन ली जा रही हैं। वह चुप रहा। बुरे मूड में उसने अपनी मुट्ठी घुमाई। वह मोटा आदमी चाले चल रहा है और परेशानी खड़ी कर रहा है। उसे डरने की कोई बात नहीं है। बड़ा काला, छोटा सफ़ेद, उसे काटो। लू जिहाओ को चुप देखकर बीस टैमिंग पवेलियन की महिला शिष्या ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी आंखें चमक उठीं और तेज हरकतों से उसने अपने खून के प्यासे भेड़ियों को नियंत्रित किया, उन्हें सीधे लू जिहाओ की ओर दौड़ाया और उसके सिर के नीचे काट लिया। जबकि उनकी लड़ाई जारी थी, वान बाओले का विज्ञापन जारी रहा। इस वस्तु को छोटा मत समझो। यह एक उत्तम द्वितीय श्रेणी की धार्मिक कलाकृति है जिसका मूल इंद्रधनुषी आत्मा पत्थर है। और क्या, ये कलाकृति सबसे मजबूत है। मैंने इस पर 20,000 से अधिक शिलालेख भी उकेरे हैं। जब आप इसे दूसरों के साथ पंक्तिबद्ध करते हैं तो न केवल इसमें लक्ष्य वस्तुओं को लॉक करने की एक समायोज्य क्षमता होती है, बल्कि यह कोहरा भी पैदा करती है। जैसे ही वान बाओले ने कहा, उसकी आंखें और भी चमक उठीं। उसके दाहिने हाथ की लहर के साथ 3 पीले मुखौटे तुरंत दिखाई दिए। ये 3 मुखौटे बत्तखों की चोंच की तरह लग रहे थे, सिवाय इसके कि उनका रंग असमान था। वे बदसूरत लग रहे थे, लेकिन सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर उनके अंदर से प्रकाश की धाराएं निकल रही थीं, जो एक मजबूत दमनकारी बल जारी कर रही थीं। जैसे ही वान बाओले बोल रहे थे, उन्होंने देखा कि लू जिहाओ 3 भेड़ियों की विस्फोटक दहाड़ सुनकर पीछे हट रहा था। चिंता ने तुरंत उसे जकड़ लिया। और अब मुझे प्रदर्शन करने दो। वान बाओले ने हिंसक रूप से अंतरिक्ष में 3 बत्तख के मुखौटों को फेंकते हुए घोषणा की। ये देखकर महिला शिष्य ने उपहास किया। मुझे सबसे ज्यादा मोटे लोगों से नफरत है, उसने कहा। उसे वान बाओले की दिखावटी हरकतों से चिढ़ हो रही थी। उसके हाथ की एक लहर से तीनों भेड़िए वान बाओले की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही ये तीनों भेड़िए उसकी ओर भाग रहे थे, तीनों मुखौटे गोल्डन बेल शील्ड में घुस गए, जिससे एक तेज रोशनी निकली। अपनी चमक में मुखौटों ने पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली दमनकारी शक्ति छोड़ी। इसके अलावा जैसे ही वे उड़े, मुंह के ऊपरी और निचले होंठ अपने आप संपर्क में आ गए, जिससे अजीब कान फाड़ने वाली चीखें निकलीं, जिसने तुरंत सभी का ध्यान खींचा। तीनों भेड़िए भी सदमे में लड़खड़ा गए। जैसे ही वे कुछ पल के लिए अपनी जगह पर रुके, तीनों मुखौटों ने अचानक गति पकड़ ली। पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से उन्होंने 3 क्रूर भेड़ियों को पकड़ लिया और सीधे उनकी ओर उड़ गए। भेड़ियों ने चाहे जितना भी संघर्ष किया, छिपने की कोशिश की या यहाँ तक कि चीखें भी निकाली, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2 मुखौटों ने पहले ही 2 भेड़ियों के मुंह को ढक लिया था। हालांकि अचानक गति बढ़ने से आखिरी मुखौटा काम करना बंद कर देता है। यह अपने लक्ष्य पर लॉक नहीं हो पाता। ये तीसरे भेड़िए की ओर नहीं उड़ता, बल्कि हवा में चक्कर लगाता रहता है, जैसे कि यह अप्रभावी हो। ये सब बहुत जल्दी हुआ था। इससे पहले कि महिला शिष्य अपनी स्तब्धता से उबर पाती, भेड़ियों के मुंह पर चिपके 2 मुखौटों से चटकने की आवाजें निकलने लगीं। एक झटके में मुखौटों पर क्लैंप बन गए, जिससे भेड़ियों के मुंह पूरी तरह और हमेशा के लिए बंद हो गए। भेड़िए अपना मुंह पूरी तरह से खोल या बंद नहीं कर पा रहे थे और उनकी चीखें अचानक बंद हो गईं, जैसे कि उनका गला घोंट दिया गया हो। भेड़िए प्रभाव के कारण गिर पड़े। जब वे अपने पैरों पर खड़े हुए तो उनकी सिसकारियां उनके गले में फंस गईं। घबराहट में उन्होंने मुखौटों को इस हद तक नोचना शुरू कर दिया कि खरोंच के निशान भी बन गए, लेकिन वे इतने कम समय में मुखौटों से छुटकारा नहीं पा सके। एक झोंके के साथ दोनों मुखौटों के भीतर से कोहरा निकला और भेड़ियों के मुंह भर गए। हालांकि कोहरे का प्रभाव असामान्य था। वे 2 भेड़िए केवल हिल रहे थे, लेकिन फिर भी होश में थे। दूसरा भेड़िया हालांकि मुखौटे से प्रभावित नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से भयभीत था। उसकी आंखों में डर झलक रहा था और वह जल्दी से पीछे हट गया। छोटा काला, छोटा सफेद, महिला शिष्य ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत चिंता में बदल गई और वह उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय आकाश देखने वाली गैलरी में मौजूद पर्यवेक्षकों की दिलचस्पी नहीं थी। इन मुखौटों में अपनी खूबी थी, लेकिन वे अभी भी साधारण माने जा रहे थे। वान बाओले के पास पहले जो सुनहरा मनका था, उसके विपरीत। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि 3 मुखौटों में से एक में खराबी आ गई थी। उनकी नज़र में ये लाइव प्रदर्शन एक विफलता थी।
हालांकि अपर अकेडमी द्वीप पर जो लोग उस दृश्य को देख रहे थे उनमें से कई ने इसका विरोध किया। जो कुछ हुआ था उसके बारे में गर्मागर्म चर्चा हुई। ये कुछ भी नहीं था, ये सोचना कि उनमें से एक में खराबी आ गई। ऐसा लगता है कि वांग बाओले की तरकीबें खत्म हो रही हैं। क्या विफलता है। वांग बाओले भी चिंतित था और उसे पसीना आने लगा। उसे पता था कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने मुखौटा बनाते समय कई पहलुओं पर विचार नहीं किया था। इसके अलावा उसे अपने शिलालेखों में कुछ परेशानी थी। घबराहट में उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में चक्कर लगा रहा मुखौटा अपने मालिक के पास लौट आया। उसने उसे पकड़ लिया। ये तो बस एक छोटी सी गलती थी। ये धार्मिक कलाकृति, चुप रहो, जो मैंने बनाई है समायोज्य है। मैंने इसमें 7 से 8 प्रकार के क्रूर जानवरों की सूची दर्ज की है जिन्हें आप जोड़ सकते हैं। देखो, मुझे बस इसे थोड़ा समायोजित करना है, फिर सब ठीक है। लेकिन इस बार जब मुखौटा उड़ गया तो यह अभी भी शेष भेड़िए पर नहीं टिका, जो पहले से ही डर से त्रस्त था। यह आकाश में उड़ गया। वांग बाओले ने अपने माथे पर थपकी दी और एक बड़ी आह भरी। वह जानता था कि उसका विज्ञापन विफल हो गया था। उसकी निराशा को देखकर ऊपरी अकादमी द्वीप से हूटिंग और तेज हो गई। जब आकाश ग्रैंड स्टैंड पर पर्यवेक्षकों ने अपनी निगाहें हटा ली तो अचानक वह खराब मुखौटा एक बार हवा में चक्कर लगाने के बाद सीधे महिला शिष्य की ओर उड़ गया, जैसे कि उसने एक नया लक्ष्य देखा हो। इसके बाद जो हंगामा हुआ वह आश्चर्यजनक और कान फाड़ देने वाला था। तुरंत ही बाहर खड़े लोग, जिन्होंने पहले अपनी निगाहें हटा ली थीं, ने देखा। एक एक करके वे बहुत हैरान हो गए। महिला शिष्या गुस्से से भरी हुई थी। वह अपने भेड़ियों से मुखौटे हटाने में मदद कर रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि बचा हुआ मुखौटा उसके पास आ रहा है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुरंत ही मुखौटा पहने हुए खुद की छवि उसके दिमाग में भर गई। यह उसके लिए बहुत डरावना था। उसे लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। एक तेज चीख के साथ वह जल्दी से पीछे हट गई। वह तेज थी, लेकिन बत्तख का मुखौटा उससे भी तेज था। यह हवा में सीटी बजाता हुआ एक पल में उसके पास आ गया। जैसे ही यह इस छोटी सुंदर लड़की के मुंह को ढकने वाला था, उसका चेहरा पीला पड़ गया और बिना सोचे समझे उसने कई सुरक्षात्मक धार्मिक कलाकृतियां निकाली, जिससे मुखौटा तुरंत अवरुद्ध हो गया। शोरगुल के बीच यह असाधारण मुखौटा महिला शिष्या की सुरक्षात्मक धार्मिक कलाकृतियों की कुछ परतों को भेदने के बाद टूटने के बावजूद अपनी जगह पर ही रुक गया। इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाती, यह अचानक फट गया। पलक झपकते ही कोहरे का एक घना बादल छा गया, जो सीधे महिला शिष्या की ओर बढ़ गया। घने कोहरे की परवाह न करें। मामले को बदतर बनाने के लिए कोहरे में छिपी एक पतली रस्सी अचानक फटे हुए मुखौटे के भीतर से निकल आई। महिला शिष्या के हाव भाव एक बार फिर बदल गए। हालांकि वह कोहरे को दूर कर सकती थी, लेकिन वह रस्सी से बच नहीं सकती थी। जल्द ही रस्सी ने खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया, उसके हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांध दिया। वांग बाओले, वह चीखी। उसने पहले उसका आत्म परिचय सुना था। वह क्रोधित थी, लेकिन वह केवल संघर्ष करते हुए खड़ी रह सकती थी। वांग बाओले ने पलक झपकाई, लेकिन वह जल्दी से अपने होश में आ गया। तुरंत अपना सिर आसमान की ओर उठाया, खांसने लगा। वास्तव में मैं समाप्त नहीं हुआ था। ये धर्म खजाना न केवल अनुकूलनीय है, बल्कि मनुष्यों पर आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी भी है, उसने कहा। लेकिन वॉयस ट्रांसमिशन रिंग में भारी हलचल ने तुरंत उसे बाधित कर दिया। वॉयस ट्रांसमिशन की संख्या आसमान छू गई, तुरंत छत पर पहुंच गई। साथ ही बाहरी दुनिया में अपर अकेडमी द्वीप पर हजारों लोगों ने इस युद्ध पर पूरा ध्यान दिया, जिनमें से कई लोग चिंता में चिल्ला रहे थे। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। यहां तक कि धार्मिक आयुध मंडप के शिष्यों ने भी इस उत्पाद को पसंद किया। हालांकि धार्मिक आयुध मंडप में इस तरह के समायोज्य धार्मिक कलाकृतियों की बहुतायत थी, लेकिन वांग बाओले ने जो मुखौटा बनाया था, हालांकि उसमें खामियां थीं, जाहिर तौर पर उसकी विशेषताएं अद्वितीय थीं। और कभी कभी ऐसी विशेषताओं का वास्तविक युद्ध के दौरान अप्रत्याशित प्रभाव हो सकता है। यह ऐसा भी कर सकता है। बिल्कुल दुष्ट, बहुत चालाक। वांग बाओले, मैं तुमसे घृणा करता हूं। मैं 3 पाना चाहता हूं। ये धार्मिक कलाकृति अद्भुत है। सोचिए कि इसके 3 उपयोग हैं। पहले चेहरे का मुखौटा, उसके बाद कोहरा और अंत में रस्सी। इससे बचना नामुमकिन है। ये बंधन के लिए एक दुर्जेय उपकरण होने के योग्य है। आप सभी के पास एक पेंच ढीला है, तो क्या हुआ अगर यह किसी को बांध सकता है? ये कलाकृति हमारे कीमिया मंडप के लिए तैयार की गई है। हालांकि वह कोहरा बकवास था। एक बार जब हम इसे बदल देंगे तो ये बच्चा कमाल का होगा। जो कोई भी इसे सूंघेगा वह बेहोश हो जाएगा। मुझे उनमें से 10 चाहिए।